नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे। एक बात जो आप सबने मुझसे कही थी कि बिहार पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम आने वाला है उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप एक सीरीज उनकी ला दीजिए ताकि उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। और हर एग्जाम का एक ट्रेंड होता है कि वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर रिपीट करता है। 3 से 4 क्वेश्चन हर साल प्रीवियस ईयर से आते ही आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो। तो जो ये सीरीज लाई गई है इसमें ये मान के चलिए कि आपके जो बिहार पुलिस का एग्जाम होना है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स है। तो आज हम 100+ क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर, जो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। इससे क्या होगा, एक पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी एग्जाम के पहले और आप भी ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी अभी कहाँ तक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, पूरे एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, उन्हीं की प्रैक्टिस सीरीज। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? बताइए, मगध की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? जैसे एक मगध राज्य रहा है, आप सबको पता है, वहां की पहली वाली राजधानी कौन सी थी? जैसे ऑप्शन दिया हुआ है पटना, गया, वैशाली, राजगृह। तो आपको मैं बता दूं कि जो मगध है इसकी वर्तमान राजधानी तो पटना है। वर्तमान राजधानी कौन सी है? पटना। लेकिन ये पूछा है कि प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी, पहले की राजधानी। तो इसकी पहले की राजधानी थी राजगृह। कौन सी थी? राजगृह। और इसी को जाना जाता था राजगीर के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? राजगीर के नाम से जाना जाता था। और गिरिब्रज भी इसे कहीं कहीं कहा जाता है। इसका जो उपनाम है वो क्या है? गिरिब्रज। गिरिब्रज। तो ये भी आ सकता है, हो सकता है राजगृह नादी, हो सकता है राजगृह नादी। गिरिब्रज लिख के आ जाए, राजगीर लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये 5 पहाड़ियों पे से घिरा हुआ एक शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है। इसे माना जाता था कि ये मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी। तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? राजगृह। और मान लीजिए पिछले साल इसमें पूछा कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी, और इस साल ये भी पूछ सकता है कि मगध राज्य की वर्तमान राजधानी कौन है, तो वर्तमान राजधानी है पटना, पाटलिपुत्र। क्लियर? और प्राचीनतम कौन सी थी? राजगृह, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ये सारे क्वेश्चन जो है वो जीएस के क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान के सवाल है। सामान्य ज्ञान के जितने भी सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर में, 100+ क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज है। तो बस इसे देखते रहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। पूछा गया है बिहू कहाँ मनाया जाता है, बताइए। बिहू कहाँ मनाया जाने वाला फेस्टिवल है? बिहू क्या है? एक फेस्टिवल है जो कहाँ मनाया जाता है, ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। बिहू बेसिकली कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। इसी तरह और भी त्योहार हैं, जैसे उगादी उत्सव है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। और सनबर्न कहाँ मनाया जाता है? चलिए बताइए कि सनबर्न फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सनबर्न फेस्टिवल कहाँ का है या कहाँ मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि फेस्टिवल से क्वेश्चन आते हैं। तो बिहू कहाँ मनाया जाने वाला है? असम में मनाया जाने वाला त्योहार है। बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। उगादी उत्सव आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में वहां मनाया जाता है। अगला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? आप सबको पता है कि जो वर्तमान में हमारी नोट चलती है उनमें गांधी जी की तस्वीर आप सब देख पाते हैं, उसमें पीछे गांधी जी की तस्वीर होती है। गांधी जी की तस्वीर से पहले ऐसी कौन सी तस्वीर थी जो नोटों पे अंकित की जाती है? ऑप्शन है अशोक स्तंभ, ट्रैक्टर, लाल किला, हाथी। तो गांधी जी से पहले अशोक स्तंभ की जो तस्वीर है वो कहाँ नोटों पे अंकित की जाती थी। ये आप अशोक स्तंभ देख पा रहे होंगे, इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। ये हमारा अशोक स्तंभ है। इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अडॉप्ट किया गया था? इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसे अडॉप्ट किया गया था। और ये किसके द्वारा निर्मित था? ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा ये निर्मित था। क्लियर? तो अशोक स्तंभ, इसे सारनाथ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। उसकी तस्वीर गांधी जी की तस्वीर से पहले भारतीय नोट पर अंकित होती थी। और कभी आ जाए कि इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अडॉप्ट किया गया, तो डेट है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में
अडॉप्ट किया गया था। इसी को सारनाथ स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? आप सबको पता है कि सम्राट अशोक द्वारा कुछ शिलालेखों का निर्माण करवाया गया था। वो शिलालेख जो थे वो किस लिपि में बनवाए गए थे, ये पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में। सम्राट अशोक का बिहार से बहुत बड़ा संबंध माना जाता है। बौद्ध धर्म का बिहार से बहुत ज्यादा संबंध है। इसी वजह से उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन एग्जाम। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन है हायरोग्लाइफिक्स, गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी। बताइए। अशोक के जो मैक्सिमम शिलालेख है, मैं सारे शिलालेख की बात नहीं कर रही हूँ, अशोक के जो मैक्सिमम शिलालेख है उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, लेकिन उनके कुछ शिलालेखों में ग्रीक, आरमाइक और खरोष्ठी ये लिपियां भी मिलती हैं। इन लिपियों का भी उदाहरण मिलता है। तो बेसिकली अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो मैक्सिमम किस में है? मैक्सिमम तो शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि में ही, लेकिन कुछ शिलालेखों में ग्रीक, आरमाइक और खरोष्ठी लिपि भी देखने मिलती है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? ब्राह्मी। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। जो मैक्सिमम शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन कुछ में ग्रीक है, आरमाइक है, खरोष्ठी लिपि, इनका भी वर्णन अशोक के शिलालेखों में मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। आईने अकबरी, आईने अकबरी किसकी थी? बताइए। आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी थी अबुल फजल की। आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। आईने अकबरी से एक वर्णन मिलता है कि बिहार को कितने सूबों में बांटा गया था। आईने अकबरी से क्या वर्णन मिलता है कि बिहार सूबा कितने हिस्सों में विभाजित था। जो बिहार सूबा है वो कितने हिस्सों में विभाजित था। तो सबसे पहले कहां से जानकारी मिलती है कि बिहार सूबा कितने हिस्सों में था? तो वो जानकारी मिलती है आईने अकबरी से। और कितने हिस्सों में विभाजित था? तो ये टोटल बिहार सूबा कितने में था? 7 सूबों में विभाजित था। कितने सूबों में? 7 सूबों में था, जिसमें था हाजीपुर, चंपारण, दरभंगा, भागलपुर, ये दरभंगा, राइटिंग पे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार। कितने हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने सूबे थे? 7 सूबे थे। और एक कोई और था, दरभंगा, बिहार, मुंगेर, शाहपुर और हाजीपुर। शाहपुर, हाँ शाहपुर, ये शामिल थे। तो टोटल कितने सूबों में विभाजित था बिहार? टोटल 7 सूबों में विभाजित था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें आईने अकबरी से। ये बात आप याद रखिएगा। और कौन कौन से 7 सूबे थे? शाहपुरा, मुंगेर, हाजीपुर, दरभंगा, बिहार, ये 7 सूबे थे। क्लियर? चलिए, तो आईने अकबरी से क्या वर्णन मिलता है? आईने अकबरी से वर्णन मिलता है कि बिहार बेसिकली 7 सूबों में विभाजित था। और वो 7 सूबे कौन से थे? बिहार, मुंगेर, शाहपुर, हाजीपुर, चंपारण और दरभंगा। क्लियर? तो कितने सूबों में विभाजित था? 7 सूबों में बिहार विभाजित था। अगला सवाल है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं हुआ? भारत का ऐसा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? आप सबको पता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को भारत में बढ़ाना चालू किया। उसके बाद फिर ब्रिटिश क्राउन में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश क्राउन ने जो भारत का नियंत्रण है वो अपने हाथों में ले लिया। तो बेसिकली पूरे भारत पे किसका एक राज्य था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश क्राउन का हो गया था। लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य भी रहा है जहां ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का वो राज्य कभी गुलाम नहीं हुआ। वो राज्य कौन सा था? जैसे ऑप्शन है केरल, गोवा, सिक्किम, महाराष्ट्र। तो मैं आपको बता दूं, आप सबको पता है कि गोवा पे किसका राज्य था? गोवा पे पुर्तगाली शासन था। आजादी के बाद तक गोवा में किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। गोवा को 1961 में गोवा को आजाद कराया गया था। 1961 में भारतीय सेना ने वहां ऑपरेशन, अच्छा कौन सा ऑपरेशन चलाया था ये आप बताइए, कमेंट करिए कि गोवा को मुक्ति दिलाने के लिए पुर्तगालियों से कौन सा एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, वो आप बताइए। तो गोवा
गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। आजादी के बाद तक था, फिर आजादी के बाद 1961 में, 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद तक ये पुर्तगालियों के ही अंडर था गोवा। 1961 में एक ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम आप कमेंट करिए, उसके द्वारा गोवा को स्वतंत्र कराया गया था। क्लियर? तो ऐसा कौन सा राज्य था जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ? तो वो था गोवा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के खून में यानी कि ब्लड में कौन सा एक धातु पाया जाता है? बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, लोहा, तांबा, चांदी, सोना। बताइए, मनुष्य के अगर खून में चांदी सोना पाया जाएगा तो मनुष्य तो अपना खून निकलवा निकलवा के ही करोड़पति बन जाएगा। क्या कहते हैं? तो मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के खून में पाया जाता है, आप सबको पता है, आयरन। क्या कहा जाता है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है? कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी? तो वो यही आयरन, लोहा। इसकी कमी हो, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। आयरन की गोलियां भी गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनके लिए दी जाती हैं। वैसे भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी आयरन की कमी होती है। तो कौन सी धातु पाया जाता है मनुष्य के खून में? आयरन यानी कि लोहा। याद रखिएगा, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि हर साल एग्जामिनर रिपीट करता ही करता है क्वेश्चन। और अगर यही क्वेश्चन उठा के दे दिया एज इट इज तो बस रिग्रेट रह जाएगा कि 1 नंबर से चूक गए कि 2 नंबर से चूक गए। क्यों? क्योंकि यहाँ के 3 से 4 नंबर तो फिक्स हो रहे हैं आपके। इनमें से किस शासक का संबंध भगुआ अभिलेख से? बताइए, इनमें से कौन सा शासक है जिसका संबंध भगुआ अभिलेख से है? बताइए। जैसे ऑप्शन है आपके सामने, बल्लाल सिंह, संग्राम गुप्त, शेरशाह या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा कौन सा शासक है जिसका संबंध भगुआ अभिलेख से है? मुंडेश्वरी मंदिर के निकट है भगुआ अभिलेख। जो होंगे वहां से तो वो सब जान पा रहे होंगे। भगुआ अभिलेख जानकारी देता है राजा उदय सिंह की। इनकी जानकारी देता है राजा उदय सिंह की। उनके जो राज्य थे, उनका जो साम्राज्य था, वहां पे जो भी चीजें होती थी उनके साम्राज्य के विषय में जानकारी देता है। तो जो भगुआ अभिलेख है वो किससे संबंधित है? वो राजा उदय सिंह से संबंधित है। अब आप ऑप्शन देखिए कि आपको ऑप्शन में कहीं राजा उदय सिंह दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो भगुआ अभिलेख है वो राजा उदय सिंह से संबंधित है, वो उनके साम्राज्य के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उनके साम्राज्य के विषय में, कैसा उनका साम्राज्य था, उनके विषय में विस्तृत जानकारी देता है भगुआ अभिलेख। तो भगुआ अभिलेख किससे संबंधित है? राजा उदय सिंह से। क्लियर? याद रखिए। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया यानी किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया यानी कि किसने पढ़ा? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? आपके सामने ऑप्शन है, जेम्स प्रिंसेप, जॉन फ्लीट, जॉन मार्शल और इनमें से कोई। आप सबको पता है कि जो ब्राह्मी लिपि है उसको सबसे पहले खोजने वाले कौन थे? ब्राह्मी लिपि को खोजने वाले थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने क्या की थी? ब्राह्मी लिपि की खोज की थी। लेकिन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला, मतलब ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करने वाला कि लिपि में क्या लिखा है, वो कौन कौन थे? वो थे जेम्स प्रिंसेप। वो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप 1837 में इन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा या किसने स्पष्ट किया, पढ़ा, तो वो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे। कब? 1837 में इन्होंने पढ़ा था। और ये कौन थे? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे। क्लियर? और ब्राह्मी लिपि की खोज करने वाला कौन था? ब्राह्मी लिपि की खोज करने वाले थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। तो ये बात आप याद रखिए। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसेप। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप। और ब्राह्मी लिपि की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। कौन थे जेम्स प्रिंसेप? एक ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी। चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ये भी आया था, बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कैंसर, पीलिया, शुगर, याददाश्त। जब चिंगम चबाते हैं आप ऐसे, तो कहाँ कहाँ पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है? ये दिमाग की नसों पे। आप ऐसे कुछ भी चबा के देखिए, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा वो एक्टिव होती है, यहाँ की नसें। इस वजह से ये याददाश्त बढ़ाने के काम आता है। चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? चिंगम चबाने से याददाश्त वाली, जो याददाश्त खोने की बीमारी है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो सबसे ज्यादा नसों का में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, तो उससे ये चीजें ठीक होती है। क्लियर? भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है?
भारत का कौन सा राज्य है जिसे कोयले का भंडार कहा जाता है? भारत का राज्य पूछा है, भारत का राज्य। आपको दो नाम पता होंगे, एक धनबाद, धनबाद और दूसरा बोकारो। ये किस राज्य में? ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयले के लिए प्रसिद्ध जगहें हैं। कोयला उत्पादन के लिए ये दोनों जगहें बहुत ज्यादा फेमस है भारत में, धनबाद और बोकारो। और ये स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए? जैसे ऑप्शन है आपके सामने, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। बताइए, धनबाद और बोकारो है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। कोयला उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस दो जगह हैं, धनबाद और बोकारो। प्लांट है ये पूरे कोयला। तो कोयला के लिए भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा फेमस है? वो है झारखंड। और झारखंड में भी कौन सी दो जगह सबसे ज्यादा फेमस है? वो है धनबाद और बोकारो। कौन सी? धनबाद और बोकारो। ये याद रखिएगा कि किस राज्य को कोयले के भंडार के रूप में जाना जाता है, तो झारखंड को जाना जाता है। और झारखंड में दो जगह इंपॉर्टेंट है, वो है धनबाद और दूसरी बोकारो। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? ये भी आया था। ऑप्शन है आपके सामने, घोड़ा, चीता, हिरण, बाघ। क्या है राइट आंसर? बिल्कुल सही। आप सबको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला है चीता। इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। और ये बात आप सबको पता है कि दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला कौन सा जानवर है? वो है चीता। क्लियर? चलिए, मगध पर नंदवंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया? बताइए, मगध पर नंदवंश था। नंदवंश के संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक थे महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद। नंदवंश के बाद कौन सा राजवंश आया मगध पर? आपके सामने ऑप्शन है, गुप्त, मौर्य, कुषाण, शोक। बताइए, नंदवंश के बाद कौन सा राजवंश आया और किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश के बाद आया था मौर्य वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के एक गुरु थे, उनका क्या नाम था? क्या नाम था गुरु जी का? चंद्रगुप्त मौर्य जी के ही गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य। और इनकी एक बुक थी, चाणक्य की बुक को क्या किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं की एक बुक थी अर्थशास्त्र। इनकी कौन सी बुक थी? अर्थशास्त्र। याद रखिए, सवाल इससे आता ही आता है। एक बार देख लेना कि चार्जर ऑन है क्या, स्विच उसकी लैपटॉप की। तो नंदवंश के बाद किसने शासन किया था? नंदवंश के बाद कौन सा? मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी एक फेमस बुक कौन सी थी? इनकी एक फेमस बुक थी अर्थशास्त्र। तो ये बात याद रखिएगा, इनकी एक फेमस बुक कौन थी? अर्थशास्त्र, जो उस समय के प्रशासनिक विषय, जो भी राजवंश था उसके बारे में जानकारी देती। क्लियर? तो नंदवंश के बाद कौन आया? मौर्य वंश। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ करते थे? बताइए, आपको पता है गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ करते थे? पहले गोलमेज सम्मेलन इसलिए हुआ करते थे कि भारत में जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं उनके ऊपर संवैधानिक चर्चाओं के लिए यहाँ से जो भारतीय प्रतिनिधि होते थे उन्हें लंदन बुलाया जाता था। जो भी क्या किसके लिए होते थे? संवैधानिक चर्चाओं के लिए, कि यहाँ से जो भारतीय यहाँ के जो भारतीय अधिकारियों को कह लीजिए, या कह लीजिए भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, जैसे नेता के फॉर्म में ही जो होते थे, जैसे महात्मा गांधी हैं, भीमराव अंबेडकर, जो दलितों के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया, उनके नेता थे। और सर सैयद अहमद खान को ले लीजिए, वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया करते थे, जिन्ना। तो इन लोगों को, जो भारतीयों के प्रतिनिधि के तौर पे होते थे, इनको लंदन बुलाया जाता था। और किस लिए? संवैधानिक जो चीजें होती थी उस पर चर्चा करने के लिए, कि भारत में जो नियम बनाए गए हैं, भारत में जो कानून बनाए गए हैं, वो किस हद तक भारतीयों के लिए उचित है या उचित नहीं। तो संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए क्या होता था? संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। और कहाँ आयोजित किए जाते थे? तो लंदन में आयोजित किए जाते थे। कहाँ आयोजित होते थे? लंदन। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से
कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। 19 जनवरी 1931। ये बात याद रखिए। देखिए पहले क्या पूछा पिछले साल कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए इस साल पूछ लिया कि गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए जाते थे, फिर आप क्या बोलेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए होते थे, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि यहाँ से कहाँ जाते थे? लंदन। वहां पे बैठ के जो भारतीयों के लिए नीतियां बनाई गई है उनके विषय में चर्चाएं होती, तो इसलिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। पिछले साल आया कि कहाँ हुआ करता था, तो जो लोग लगा के आए होंगे लंदन में हुआ करता था। इस साल पूछ लिया आ गए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था और टाइम दे दिया, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि एग्जामिनर तो वही है, वो अगर उसने पिछली बार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया तो हो सकता है कि वो इस बार भी बनाए, लेकिन वो थोड़ा सा फॉर्म बदल दे उसका। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कब से कब तक हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। वहां नवंबर से शुरू हुआ, यहाँ 31 तक, 19 जनवरी 1931 तक चला। क्लियर? तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, और ये बात आपको याद रखनी। और कहाँ हुआ करता था? लंदन। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है बताइए? जो हिंदी लैंग्वेज है जो हम सब बोलते हैं लिखते हैं वो किस में लिखी जाती है? जैसे ये भी लिखा हुआ है तो ये किस लिपि में लिखा हुआ है? जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है बताइए? ऑप्शन है आपके सामने रोमन, पाली, देवनागरी, पर्शियन। ये जो आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखा हुआ है। किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर? तो ये जो आपके सामने ये फॉन्ट है ना, जिस भी लिपि में आप पढ़ पा रहे हैं इसे, तो ये देवनागरी लिपि है। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं बताइए? कौन सा ऐसा भारतीय बैंक है जिसकी सबसे अधिक शाखाएं, सबसे अधिक ब्रांचेस? ऐसा कौन सा भारतीय बैंक है जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं? बताइए कौन सा ऐसा भारतीय बैंक? ऑप्शन है महाराष्ट्र बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, सिंध बैंक। बताइए। बिल्कुल सही, भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तो भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं किसकी हैं? किस बैंक की हैं? तो वो है किसकी है? भारतीय स्टेट बैंक की है। अब मान लीजिए अगले इस साल जो क्वेश्चन आएंगे, पूछ लिया कि भारतीय जो स्टेट बैंक है उसकी स्थापना कब हुई, फिर ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को हुई। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। तो ये भी आपको पता हो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इस भारतीय बैंक की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं तो भारतीय स्टेट बैंक। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन कौन कहा जाता है बताइए? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। इन्हीं की प्रतिमा विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई पूरे विश्व की 182 मीटर 182 मीटर की गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा इन्हीं की बनाई गई है। अब बताइए वो कौन? पूछ लिया ना अगर इस बार कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कितने मीटर ऊंची? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है इसमें आपको। तो कितने मीटर ऊंची है? 182 मीटर ऊंची। याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने मीटर ऊंची प्रतिमा है? 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। और कहाँ है? गुजरात में स्थित। क्लियर? चलिए, तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी इन्हीं की पॉलिसी है। लौह रक्त की नीति भी इन्हीं की है, इसी वजह से इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है।
तो अगर कभी ये भी सवाल आता है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किनकी बनी हुई है? पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ही। क्लियर? चलिए, हमारे भारत को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इन्हें क्या किस रूप में जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी थी? इन्हीं की। सोने की गाड़ियां किस देश में चलती हैं? बताइए, ये सवाल भी आया था, ऐसे सवाल भी आते हैं कि सोने की गाड़ियां किस देश में चलती हैं। ऑप्शन है सऊदी अरब, टोक्यो, भारत, सिंगापुर। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में आपको पता है इंडिया की रैंकिंग कितनी है? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश इनसे भी पीछे। 2025 में जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, उसमें जो हमारा भारत है वो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे भी बदतर। तो जहां खाने की ये स्थिति है, भूख की ये स्थिति है, वहां सोने की गाड़ियां चलाना तो असंभव ही है, आप सबको पता है। एक क्लास आएगी इंडेक्सेस पे, 2025 की जितनी भी इंडेक्स है वो आपको करा दी जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि आपको जो आने वाले एग्जाम है उसमें हेल्प भी मिल जाएगी। और अगर अभी आपको वीडियो देखनी है तो इंस्टाग्राम में चैनल है एग्जाम डायरी नाम से, तो उसमें मैंने इंडेक्स वाली वीडियो डाली है, तो अगर आपको देखना हो तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो सोने की गाड़ियां किस देश में चलती हैं? तो भारत में तो संभव ही नहीं है। खैर, सोने की गाड़ियां आप खुद बताइए, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ होता है? ऐसा माना जाता है कि जो मध्य एशिया के देश हैं वो बहुत ज्यादा रिच है, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, दुबई है, यहाँ कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा है यहाँ लोगों के पास। तो सोने की गाड़ियां कहाँ चलती है? सऊदी अरब में चलती है। कहाँ चलती है? सऊदी अरब में, ये बात याद रखिएगा। अभी जो इंडेक्सेस की बात की मैंने, उस पर भी एक वीडियो आपको ला दिया जाएगा जिससे आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो जाएगी आपको। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है रंजीत सिंह, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही। किसके नाम से पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को। और लाला लाजपत राय जी की एक बुक है, अगर आपको याद हो तो। कौन सी बुक? बहुत फेमस बुक है लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी की एक बुक है अनहैप्पी इंडिया। कौन सी बुक है? अनहैप्पी इंडिया। याद रखिएगा। अगर ये पूछा है ना कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हो सकता है कि ये पूछ ले कि अनहैप्पी इंडिया जो बुक है वो किसकी है। बिल्कुल पूछ सकता है। पूछा पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, हमने बोला लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। और इनकी बुक पूछ लिया, फिर हाँ लीजिए, लाला लाजपत राय जी की बुक पूछ लिया, फिर क्या करेंगे? लाला लाजपत राय जी की बुक है अनहैप्पी इंडिया, ये बात आप याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया किसकी बुक है? लाला लाजपत राय जी की। और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय जी को। इनकी एक बुक है, उनकी बुक का क्या नाम है? अनहैप्पी इंडिया। हो सकता है कि इस बार एग्जाम में उनकी बुक ही पूछ ले। अगर पिछली बार पंजाब केसरी पूछा था तो इस बार बुक भी पूछ सकता है। क्लियर? चलिए, राणा प्रताप सागर क्या है? राणा प्रताप सागर क्या है? राणा प्रताप सागर बेसिकली एक परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। तो राणा प्रताप सागर क्या है? एक जल विद्युत परियोजना है। कहाँ, किस नदी पर है, ये भी पूछ सकता है, तो चंबल नदी पर। चंबल नदी पर बेसिकली 3 परियोजनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिनका एक कोड है गरजे करके, उसमें एक है गांधी, दूसरा है राणा सागर और तीसरा है जवाहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से है। 3 चंबल नदी पर चलने वाली परियोजनाएं हैं। यहाँ पे चूंकि इनसे रिलेटेड चीजें आ ही गई थी तो मैंने सोचा बता दूं। तो राणा सागर जो परियोजना है वो कहाँ है? राणा सागर परियोजना राजस्थान की है। क्या है? जल विद्युत परियोजना है। और किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। किस नदी पर है राणा प्रताप सागर परियोजना, बताइए? किस नदी पर? चंबल नदी पर। ये भी पूछ सकता है। ये पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाते हैं आपके सामने? अब राणा प्रताप सागर से पिछली बार क्वेश्चन आया तो ये आया कि ये जल विद्युत परियोजना है, लेकिन इस बार ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ स्थित है।
तो ये राजस्थान में है। ये भी पूछ सकता है, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस नदी पर है, ये तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये चंबल नदी पर है, ये याद रखिए। क्लियर। और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, हर साल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पिछली बार आए हैं उसी को घुमा फिरा के कुछ करके वहीं से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। अब जैसे मैंने बोला पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय जी को, तो हो सकता है इस बार उनकी बुक पूछ ले कि लाला लाजपत राय जी की बुक का क्या नाम था। मैंने बताया अनहैप्पी इंडिया। इस बार राणा प्रताप सागर से पिछली बार क्वेश्चन आया कि ये क्या है, तो ये जल विद्युत परियोजना है, हो सकता है इस बार पूछ ले कि किस नदी पर है, वो चंबल नदी पर। इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको कराई जा रही है। महात्मा गांधी जी को अधरंगा फकीर किसने बोला था? महात्मा गांधी जी को अधरंगा फकीर किसने बोला था? ये आपके सामने ऑप्शन है, चर्चिल, जिन्ना, माउंटबेटन, हिटलर। किसने बोला? महात्मा गांधी जी को अधरंगा फकीर बोला था विंस्टन चर्चिल। किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी था, शायद गवर्नर जनरल भी बन के आया था क्या, बताइए। विंस्टन चर्चिल कौन था? जल्दी बताइए कौन था विंस्टन चर्चिल? उसने कहा था गांधी जी को अधरंगा फकीर। तो ये सवाल बहुत ज्यादा फेमस है मॉडर्न इंडिया का कि महात्मा गांधी को अधरंगा फकीर किसने कहा था, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका। तो किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था या कौन सा था? भारत का पहला परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट कौन सा, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, कैटोनो, कुडनकुलम, अन्य या तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत का पहला एटॉमिक प्लांट कौन सा था? भारत का पहला एटॉमिक प्लांट शुरू किया गया था महाराष्ट्र में 1969। कब शुरू किया गया था? जब गांधी जी के जन्मदिन को 100 साल पूरे हो गए थे, तो उस खुशी में हमने क्या किया, अपना पहला एटॉमिक प्लांट स्थापित किया। हालांकि ये याद करने का एक तरीका है, इस वजह से मैंने बोला। देखिए गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का ये जन्म है। इसी के 100 साल बाद 1969 को तारापुर परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया। 1969 को तारापुर परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया और ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद रखिए। हो सकता है इस बार पूछ ले कि तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में। हो सकता है इस बार पूछ ले कि तारापुर परमाणु संयंत्र कब स्थापित किया गया, किस साल, तो 1969 में स्थापित किया गया। क्लियर। तो भारत का पहला एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भारत का पहला एटॉमिक प्लांट है तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ना, ये सब आए हुए क्वेश्चन, और यहीं से दोबारा भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे, उस फॉर्म में ना होंगे, दूसरे फॉर्म में होंगे, लेकिन आएंगे। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, बताइए। ऑप्शन है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, डेयरी के विकास। इससे संबंध है डेयरी, यानी कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उनसे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहा जाता है? इनके लिए, ऑपरेशन फ्लड के लिए बहुत फेमस नाम है, वो है वर्गीस कुरियन जी का। इनका नाम, वर्गीस कुरियन जी का नाम बहुत ज्यादा फेमस है। श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। वर्गीस कुरियन कौन थे? श्वेत क्रांति का जनक भी नहीं कहा जाता है। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है डेयरी विकास। ये बेसिकली जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनसे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, तो ये बात आप याद रखिए। क्लियर। और ऑपरेशन फ्लड के लिए सबसे बड़ा नाम एक कौन सा है? वर्गीस कुरियन जी का। इन्हीं ही श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए बताइए। भागलपुर कहाँ है? आप ही के राज्य में। कहाँ है भागलपुर, बताइए। आप ही के राज्य में है ना। अभी जब हमने पढ़ा था कि बिहार को, आईने अकबरी में वर्णन है कि बिहार को 7 सूबों में बांटा गया था, तो उसमें एक सूबा भागलपुर भी था। और इसी भागलपुर में स्थित क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये पूछा गया है कि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये
भागलपुर में स्थित है, कहलगांव है, वहां पे अचिंतक एक गांव है ना शायद, वहां पे स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है भूपाल, देवपाल, धर्मपाल या कोई, बताइए किसके द्वारा की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पाल वंश के धर्मपाल द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? पाल वंश के धर्मपाल द्वारा की गई थी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में स्थित है। और किसके द्वारा की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो धर्मपाल द्वारा की गई थी, और धर्मपाल बिलोंग करते हैं पाल वंश। क्लियर? हो सकता है इस बार पूछ ले कि धर्मपाल का संबंध किससे है, तो हालांकि तो इनके नाम पे ही पाल है, तो वैसे ही पता चल रहा है कि पाल वंश के हैं। और कहाँ स्थित है? हो सकता है इस बार ये भी पूछ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित, तो वो भागलपुर में स्थित। तो भागलपुर क्या है? वही आईने अकबरी में जो वर्णन था बिहार के 7 सूबों का, उनमें से एक ये सूबा ये भी था, भागलपुर। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। अब आते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके कहा किसे जाता है? कंफ्यूजन होता है ना, जैसे ये मान लीजिए ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट में यहाँ पे यूके, ये पूरा जो ये क्षेत्र है यूके कहा जाता है। लेकिन बेसिकली लोग क्या जानते हैं कि जो यूके है वो इंग्लैंड को ही कहा जाता होगा, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड को ही बोला जाता है, लेकिन ये गलत है। यूके सिर्फ इंग्लैंड को नहीं कहा जाता है, ये पूरा जो यूनाइटेड किंगडम है ये कुछ देशों का समूह। कौन कौन से देश? वो इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन्हें मिलाकर बनता है पूरा यूनाइटेड किंगडम। किन्हें किन्हें? इंग्लैंड को, उत्तरी, यहाँ पे नीचे इंग्लैंड है, यहाँ ऊपर आयरलैंड है, स्कॉटलैंड और वेल्स, इसे मिला के बनता है पूरा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम किसको किसको मिला के बनता है? इंग्लैंड को, उत्तरी आयरलैंड को, स्कॉटलैंड को और वेल्स को, इसको मिला के बनता है पूरा यूनाइटेड किंगडम। तो ये बात आपको याद रखनी। क्लियर? चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, कब मनाया जाता है? जनवरी में, मार्च में, फरवरी में या मार्च में? बताइए। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और किसके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है? हमारे भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं सीवी रमन जी। कौन रहे हैं? हमारे भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जी। इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और सीवी रमन जी को नोबेल कब मिला? कब मिला था नोबेल? नोबेल मिला था इनको 1930 को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, फिजिक्स के लिए मिला। किसके लिए मिला था इनको? फिजिक्स के लिए नोबेल मिला, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर पूछा है ना तो अगली बार इस बार तो डेफिनेटली पूछेगा, जो सीवी रमन जी हैं उनको नोबेल कब मिला, फिर आप बताइएगा कब मिला। 1930 को, 1930 को मिला। किसके लिए मिला था? फिजिक्स के लिए मिला था। क्लियर? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। पूछ लेगा 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, तो सीवी रमन जी का जन्मदिन था। पूछ लेगा सीवी रमन जी को नोबेल कब मिला, तो 1930 को मिला। किस चीज के लिए मिला था? फिजिक्स के लिए मिला था। क्लियर? फिजिक्स का नोबेल मिला था इनको। तो एक बात याद रखिएगा, अगर ये इंपॉर्टेंट है ना तो फिर ये भी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है अपने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। भारत कौन से भारतीय शहर भेल से संबंधित है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बताइए भेल से कौन सा संबंधित है? भारतीय शहर है जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से संबंधित है। बेसिकली भेल के बारे में बात की गई है। इसके बारे में बात की गई है, भेल के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये कहाँ है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये भोपाल में स्थित है, और 2013 में ये बन चुकी है महारत्न कंपनी। 2013 में क्या बन चुकी है? महारत्न कंपनी बन चुकी है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भेल पूछ सकता है कि भेल को महारत्न का दर्जा कब मिला? भेल को महारत्न का दर्जा 2013 में मिला था। लेकिन अगर पूछ लेगा कि भेल की स्थापना कब हुई थी, फिर भेल की स्थापना हुई थी 1964 में। भेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ये जो क्वेश्चन है ना जो पिछले साल आए हुए हैं, इनसे रिलेटेड ये जो छोटी छोटी चीजें ये और महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि हो सकता है इस बार उठाएगा तो क्वेश्चन यहीं से तो कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। फिर तो हो सकता है कि आपसे मैंने 3-4 तो कम बोल दिया, हो सकता है और भी ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो जाए, क्योंकि हम जो भी चीजें इसमें कवर करते जा रहे हैं। तो
भेल जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 2013 में इसे महारत में शामिल किया गया था और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में। और इस कहाँ पे स्थित है, ये भोपाल में स्थित। क्लियर। चलिए, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई, इस राज्य की सीमा, कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई, बताइए। नागालैंड की, असम की, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, बताइए। इंडिया का मैप देखा है ना आप सबने, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चाइना से जुड़ी हुई है और बहुत सारे सीमाई विवाद भी हैं इस राज्य से। वहां के लोग हमारे यहाँ आते हैं, घर बसाते हैं, कब्जा होता है, फिर यहाँ से उन्हें रिपोर्ट किया जाता है वहां, वो ऐसा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा दंगे वगैरह भी होते हैं इसी चक्कर। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा टच करता है, चाइना के साथ सीमा टच करता है। आप सबको मैं बता दूं कि इंडिया के जो मैप है, स्पेशली जो बॉर्डर वाले राज्य, जो भी बॉर्डर वाले राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, चाहे वो पश्चिम यहाँ के राज्य हो या पूरब में स्थित राज्य हो, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनकी सीमा किन और देशों से लगती है, ये पूछता ही पूछता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मणिपुर है, नागालैंड है, असम है, तो इनकी जो बॉर्डर जहां टच हो रहे हैं जिन देशों से, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक बार भले आप इंडिया का मैप बना लीजिए, ऐसे ही रॉ मैप बना लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो कौन से बॉर्डर को टच कर रही हैं, किस अन्य देशों के साथ अपनी सीमाएं टच कर रही हैं, उनको जरूर एक बार देख लीजिए। चाइना के साथ कौन बॉर्डर टच करता है, अरुणाचल प्रदेश। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था, जनता कर्फ्यू भारत में पहली बार कब लगा था, ये पूछा गया क्वेश्चन। पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था, आपको याद है कोविड का वो समय, जब भारत की जनता ने स्वेच्छा से, संडे का दिन था शायद, स्वेच्छा से भारतीय जनता ने सुबह 7 बजे से लेके, सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक, रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन किया था स्वैच्छिक रूप से। कोई घर से नहीं निकला, कोई एक दूसरे के संपर्क में नहीं आया था। वो दिन था 22 मार्च 1920, जब कोविड का बहुत ज्यादा प्रभाव दूसरे देशों में तो बढ़ ही रहा था, भारत में भी पीक पर पहुंचा था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी से आह्वान किया था इस चीज का कि जनता कर्फ्यू का पालन किया जाए या जनता कर्फ्यू लगाया जाए, जिसमें संडे का दिन था, स्वेच्छा से आप सभी सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बाहर न निकले। तो इस वजह से जनता कर्फ्यू कब लगाया गया, जनता कर्फ्यू लगाया गया 22 मार्च 2020 को। लेकिन अब इस साल सवाल आएगा, इस साल ये सवाल आएगा कि भारत में जब पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था तो वो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक लगाया गया था, तो वो लगाया गया था सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। ये टाइम आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है, चना में, आप खाते हैं ना चना, कहते हैं कि बहुत ज्यादा तंदुरुस्ती आती है चना खाने से, तो चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये सवाल आया था। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, बताइए। आप सबको पता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे बी की कमी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ये सारी जो चीजें हैं। बताइए चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है, चने में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, चने में विटामिन सी पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ा सा और स्पीड में करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है, बताइए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है। यही इसी मेमोरियल पे कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए ये रॉक मेमोरियल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है, ऑप्शन है केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। बताइए कहा जाता है कि इसी रॉक पे बैठ के जब स्वामी जी ने तपस्या की थी तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये स्थित है तमिलनाडु। कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये बात आप याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है। लेकिन इस बार मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि स्वामी विवेकानंद जी की 3 बुक कौन सी, 3 महत्वपूर्ण बुक कौन सी। तो उनकी एक 3 महत्वपूर्ण बुक है, कौन कौन सी आप सबको पता है, कर्मयोग, राजयोग। राजयोग वो है जो पतंजलि के योग सूत्रों से संबंधित है, जो योग और ध्यान के बारे में बताती है। तो एक साल सवाल ये भी आया था कि राजयोग किससे संबंधित है, और ऑप्शन में था ध्यान और योग। तो ध्यान और योग से संबंधित है राजयोग, और भक्ति योग किससे संबंधित है, प्रेम और भक्ति से संबंधित है।
और कर्मयोग में उनके द्वारा जो लेक्चर्स दिए गए हैं, व्याख्यान दिए गए हैं, उनका एक संग्रह। तो स्वामी विवेकानंद जी की 3 बुक कौन सी है? कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग। ये बात आप याद रखिए। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, कब मनाया जाता है? और खेलों में सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा नाम आपको याद होगा, मेजर ध्यानचंद जी। और उन्हीं मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन पे ये दिन मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। वो है 29 अगस्त। किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्या? नेशनल स्पोर्ट्स डे। और ये किसका, कभी कभी पूछ लेता है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो किन के जन्मदिन में मनाया जाता है या किन किन महापुरुष को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, याद रखिएगा। और कब मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे? नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त। क्लियर? चलिए, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी हमने सीरीज चालू की है ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट पढ़ने की। उससे क्या होता है कि उससे सारे कॉन्टिनेंट हमारे धीरे धीरे कवर हो जाएंगे और हमारी 75% ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी विश्व की। फिर बचेगी इंडियन ज्योग्राफी, उसे हम 1-2 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो एशिया कॉन्टिनेंट हो चुका है और वीडियो डाला जा चुका है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का भी। अब उसके बाद फिर अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम आएंगे। तो वही पूछा गया है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, अमेजन नदी, राइन नदी। बताइए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। इसे ही मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मिस्र की जीवन रेखा, मिस्र की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नील नदी को कहा जाता है। ये विक्टोरिया झील से निकलती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और अमेजन नदी किस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है? अमेजन नदी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी। तो ये बात भी आप याद रखिए। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पूछा है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी नील नदी, इसे मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और बताइए नील नदी के बारे में क्या है, क्या बताया मैंने? ये विक्टोरिया झील से निकलती। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बताइए। हमारी जो गंगा है, जिसे हम गंगा मैया कहते हैं, उनको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में, 2005 में, 2004 में, 2002 में? जल्दी बताइए। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? बताइए आंसर इसका राइट क्या होगा? 2008, बिल्कुल सही। कब घोषित किया गया? 2008 में घोषित किया गया था गंगा को राष्ट्रीय नदी। नेशनल रिवर के रूप में गंगा को कब घोषित किया गया? 2008 में घोषित किया गया था। क्लियर? और गंगा में ऐसा कौन सा एक बैक्टीरिया पाया जाता है? बताइए। ऐसा कौन सा एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिस कारण उसका जो जल है वो कभी भी सड़ता नहीं? इसीलिए कहा जाता है ना गंगा बहुत पवित्र नदी है। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है वहां पे जिसके कारण गंगा का जल कभी खराब नहीं होता है? बताइए। ये सवाल मेरा आपसे। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है? और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ये पूछा गया है। यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद। बताइए। ये हमारे 4 वेद हैं, इन्हीं 4 वेदों में से किसी एक वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, और वो है ऋग्वेद। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। क्या गायत्री मंत्र? ये पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में जो किस चीज की बात की गई है, यजुर्वेद में किस चीज की बात की गई है, अथर्ववेद में किसकी बात की गई है। जैसे यजुर्वेद में बात की गई है हवन वगैरह, जो हवन की क्रियाविधि होती है, पूजा की क्रियाविधि होती है, उसकी अनुष्ठानों की क्रियाविधि होती है, यजुर्वेद में बात की गई है। सामवेद में संगीत की बात की गई है, अथर्ववेद में जादू टोना की बात की गई है। तो बेसिकली गायत्री मंत्र वो किस पुस्तक से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ये बात आप याद रखिए। क्लियर? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये बताने की जरूरत है क्या? ये आया हुआ क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। कब हुआ था? 1869 को। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? गुजरात की पोरबंदर में। राइट आंसर हो जाएगा 1869। क्लियर? चलिए। किस जीव की संख्या संसार में सबसे ज्यादा है? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी संख्या संसार में सबसे ज्यादा है? बताइए। पक्षी सबसे ज्यादा है दुनिया में, कि हाथी सबसे ज्यादा है दुनिया में, कि मछली सबसे ज्यादा दुनिया है, कि ऊंट सबसे ज्यादा है? आप मुझे एक बात लॉजिकल बताइए कि भारत का जो विश्व का कह लीजिए, भारत का कह लीजिए,
पूरे विश्व की ही बात कर लेते हैं क्योंकि विश्व का पूछा गया है, संख्या संसार में सबसे ज्यादा है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्या है? पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र है। क्या है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा? समुद्र है ना। सबसे ज्यादा एरिया में क्या? पानी है। स्थल तो बहुत कम है और बेसिकली सबसे ज्यादा एरिया में क्या है? पानी। तो और अगर सबसे ज्यादा एरिया में पानी है तो पानी में ही पाया जाने वाले जो जीव है वो सबसे ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एरिया में क्या है? पानी है ना। तो जब पानी सबसे ज्यादा एरिया में है तो वहां जो पानी में जीव पाए जाएंगे वो भी सबसे ज्यादा होंगे। और अगर स्थल ज्यादा होते तो स्थलीय जीव सबसे ज्यादा होते। तो अगर बेसिकली सबसे ज्यादा एरिया में पानी है, पानी ने कवर किया हुआ है इस पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा, तो पानी में पाया जाने वाला जीव है वही सबसे ज्यादा होगा, वो उन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो पानी में कौन पाया जाता है? पक्षी, हाथी, मछली, ऊंट। बिल्कुल सही, मछली। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा जीव पाया जाएगा? मछली। क्योंकि भाई समुद्र से इतना ज्यादा पानी से ही ढका हुआ है पूरा विश्व, तो वहां पाए जाने वाले जीव भी सबसे ज्यादा होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग आता है? बीच में आप सबको पता है, हम लोग बचपन से वो रटते आ रहे हैं, बैजा, नीला, पीला, लाल। ये कलर्स होते हैं इंद्रधनुष के, बैगनी, नारंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसी क्रम में आता है कि बीच में कौन सा कलर होता है। तो अगर हम इसको लिखें बै ज नी ह पी न ल, तो आप खुद बताइए कि बीच में कौन सा आ रहा है। 3 वर्ड यहाँ है, 3 वर्ड यहाँ है, इसके पहले कौन सा एक वर्ड आ रहा है? हाँ, ये 3 वर्ड इधर हो गए, 3 वर्ड लास्ट के हो गए, 3 वर्ड स्टार्टिंग के हो गए, 3 वर्ड लास्ट के हो गए, तो बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है? हाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा रंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा रंग। बीच में कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। तो ये जो हम लोगों ने रटा है ना बचपन से, उनके कलर्स इंद्रधनुष के, कि बैजा, नीहा, पीना, ला, तो आप उसको एक बार लिख लीजिए और उसमें लिख के देखिए कि स्टार्टिंग के 3 लेटर्स है और ये लास्ट के है, तो बीच का कौन सा आ रहा है? हाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग। क्लियर? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? चलिए बताइए, धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा उत्तम मिट्टी कौन सी? धान की खेती के लिए ऑप्शन है काली मिट्टी, सख्त मिट्टी, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी। आप सबको पता है, आप सब गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ। आप सबको पता है कि जब हम धान की खेती करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? उसके लिए पानी। पानी से पहले क्या करते हैं? खेत को रौंदते हैं पूरा। तो उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोग होती है? वो होती है दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी, जो बहुत चिकनी होती है, बहुत चिकनी होती है। यही दोमट मिट्टी धान के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। इसी में सबसे ज्यादा से गाद होती है, गाद भी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा गाद वाली मिट्टी ये धान की खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब काली मिट्टी की बात आई है, इसे ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? कपास की खेती के लिए। जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है और कहते हैं सबसे ज्यादा अधिक, मतलब ठीक ठाक मात्रा में ये उपजाऊ भी होती है। पानी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी इसी काली मिट्टी में होती है। तो अभी दोमट मिट्टी से इस साल क्वेश्चन पूछा था, पिछले साल, हो सकता है इस साल काली मिट्टी से पूछ ले कि काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो रेगुर मृदा कहा जाता है। किस रीजन में पाई जाती है? महाराष्ट्र रीजन में पाई जाती है। किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये मिट्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी इंपॉर्टेंट है? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी कैसी होती है? चिकनी और गाद की फॉर्म में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं? देखिए, गंगा नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। गंगा नदी का अपवाह तंत्र बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यही कहूंगी कि एक बार गंगा नदी का अपवाह तंत्र आप सब जरूर पढ़ लीजिए। गंगा नदी का अपवाह तंत्र की गंगा किन किन जिलों से होके निकलती है? अपवाह तंत्र, गंगा नदी किन किन, कहां से? एक तो सबसे पहली बात, गंगा नदी का उद्गम कहां से है, फिर उद्गम के बाद वो किन किन राज्यों से होके निकलती है, और किन राज्यों में आने के बाद गंगा नदी का क्या नाम हो जाता है। गंगा नदी के जो देव प्रयाग है जो बनाती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो वही पूछा गया है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है गंगा की सहायक नदी? तो सुवर्ण रेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं, ये याद रखिएगा। तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हो गई? गंडक, कोसी, सोन। और कोसी नदी को शायद बिहार का शोक भी कहा जाता है। यही वो नदी है जो हर साल बाढ़ आती है, बहुत साथ ज्यादा नुकसान करके जाती है, ये कोसी नदी, और इसे ही कहा जाता है बिहार का शोक, है ना? हमारी राय। तो कौन सी नहीं है सहायक नदी? सुवर्ण रेखा सहायक नदी नहीं है, याद रखिएगा। कभी सहायक नदी पूछे तो गंडक है भाई, कोसी भी है, सोन भी है। दक्षिण साइड से मिलती है सोन जाके, सोन और गंडक गंगा में। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? बेसिकली पूछा गया है कि जनगणना कितने सालों के बाद होती है, बताइए।
देखिए आप सबको पता है कि 2011 में हमारी लास्ट जनगणना हुई थी और 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लगभग 10 साल बाद, 10 साल बाद जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये जनगणना स्थगित हो गई। अब जनगणना होनी है, अभी ऑफिशियली ये अनाउंस हुआ है कि 2027 में फिर से एक नई जनगणना होगी और इस नई जनगणना में बहुत सारी चीजें नई होंगी। ये जो जनगणना है वो 2 फेजेस में की जाएगी, इसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी, अब कास्ट जो एक बेसिस पे जो जनगणना है इस बार वो भी होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 2027 की जनगणना में नई चालू की गई। तो जो बेसिकली जनगणना होती है वो हर 10 साल में आयोजित की जाती है। कब होती है? राष्ट्रीय जनगणना हर 10 साल में आयोजित की जाती है। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जनगणना कितने सालों में की जाती है? हर 10 सालों में की जाती है। कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर 10 सालों में की जाती है तो अब 2027 में क्यों हो रही है, क्योंकि ये 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में कोविड-19 के कारण के बाद फिर ऐसे माहौल नहीं बन पाए कि जनगणना कराई जा सके। तो अब बेसिकली 2027 में अनाउंस हुआ है कि अब नए रूप से जनगणना होगी। क्लियर? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में किसने बोला? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, बताइए। राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था महात्मा गांधी जी को? वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता। लेकिन इस बार सवाल ये आएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी की बुक का क्या नाम? पिछली बार पूछा था कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने बोला? किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस बार सुभाष चंद्र बोस जी से क्वेश्चन आएगा, इनकी बुक का नाम बताइए। तो इनकी बुक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस जी की बुक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल। याद रखिए, क्या नाम है बुक का? इंडियन स्ट्रगल। बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया ना सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत की आजादी के लिए, अंतिम दम तक। तो इनकी बुक है, क्या नाम है उस बुक का? इंडियन स्ट्रगल। याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बात महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में किसने बोला? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और इनकी सुभाष चंद्र बोस जी की बुक का क्या नाम था? तो इंडियन स्ट्रगल था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? बताइए, किस तिथि को पृथ्वी और सूर्य सबसे दूरी पर होते हैं? ये पूछा गया क्वेश्चन। ऐसी कौन सी तिथि है जब पृथ्वी और सूर्य सबसे दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होते हैं? तो वो है 4 जुलाई। कौन सी तिथि है? 4 जुलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस डेट को होती है? तो वो है 4 जुलाई। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? बताइए, फिरोज शाह कोटला कहाँ है? क्रिकेट स्टेडियम। और फिरोज शाह कोटला का वर्तमान नाम क्या है? इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। क्या नाम कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। तो एक बात ये याद रखिएगा कि अगर पिछली बार फिरोज शाह कोटला पूछा है और ये पूछा है कि ये कहाँ है, तो इस बार ये जरूर पूछेगा कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का वर्तमान नाम क्या है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, देख लीजिए। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है कहाँ पर पूछा था ना पिछली बार, तो इस बार ये डेफिनेटली पूछेगा कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का वर्तमान नाम बदल के क्या कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान नाम क्या है इसका? अरुण जेटली स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला का। याद रखिएगा। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त, भारत के राज्य चिन्ह क्या है? भारत का राज्य चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आप सबको पता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी, जब मैंने ऊपर बताया था, मैंने क्या बताया? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ में नीचे एक लाइन लिखी हुई है सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? और आपके सामने ऑप्शन है ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद और इनमें से कोई। तो बेसिकली जो सत्यमेव जयते है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। ये बात आपको याद रखनी। कि भारत का राज्य चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ, उसमें अशोक स्तंभ में क्या है? उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो वही पूछा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वो मुंडको उपनिषद से लिया गया। क्लियर? उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकते हैं? ये आया हुआ सवाल है कि उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये आंसर लगा के चले आएंगे कि अरे 360 डिग्री तक। तब कहते हैं कि उल्लू आगे भी देख सकते हैं और उल्लू पीछे उड़ के पीछे भी देख सकते हैं। तो बेसिकली लोग, जो ज्यादातर लोग हैं, वो क्या आंसर लगा के आएंगे? वो कह देंगे नहीं 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि उल्लू तो आगे भी देख सकता है, उल्लू पीछे भी देख सकता है, तो वो तो अपना सिर पूरा 360 डिग्री घुमा लेता होगा। लेकिन ये गलत है।
उल्लू अपना सर घुमाता है 270 डिग्री, पूरा सर नहीं घूमता उसका। उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? 270 डिग्री तक घुमा सकता है। 360 डिग्री कंफ्यूज करेगा, बहुत सारे बच्चे 360 डिग्री लगा के आए होंगे, इस वजह से उनका वो गलत हो गया होगा। और जिनका एक नंबर से चूका है उनका सिर्फ इसी वजह से चूक गया क्योंकि वो 360 लगा के चले आए। हो सकता है वो 360 ना लगाए होते तो सिलेक्शन के दौर में उसमें होते। तो उल्लू अपना सिर कितना घुमाता है? 270 डिग्री घुमाता है, याद रखिएगा। 360 के फेरे में मत पड़िए। क्लियर? चलिए, महाराष्ट्र की राजधानी बताने की जरूरत है क्या? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, पणजी। बताइए। मुंबई, बिल्कुल सही। मुंबई औद्योगिक राजधानी भी कही जाती है पूरे भारत की। पूरे भारत की औद्योगिक इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन सी है? मुंबई ही है। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी मुंबई है। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को 1504 में। आगरा शहर को आप सबको पता है, मैंने जब पढ़ाया था आपको दिल्ली सल्तनत, तो उसमें मैंने बताया था कि आगरा को 1504 में किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने बसाया था। लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी, इसने बसाया था 1504 ईस्वी। तो ये आया ना कि आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने। इस बार पूछ लेगा कि आगरा शहर को कब बसाया गया था? तो आगरा शहर को 1504 ईस्वी में बसाया गया था। ठीक है, सिकंदर लोधी ने बसाया था, याद रखिए। मैंने जब गुलाम वंश पढ़ाया था तो मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत ये सब में मैंने आपको चीजें कवर करवाई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा कहाँ है ये पूछा गया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं, उड़ीसा, असम। तो आप सबको मैं बता दूं, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में स्थित है। काजीरंगा कहाँ है? असम में स्थित है। और काजीरंगा के अलावा एक और है मानस, मानस नेशनल पार्क, वो भी असम में ही। पिछली बार काजीरंगा पूछा है तो हो सकता है इस बार मानस पूछ ले। और इसलिए भी पूछेगा ये क्योंकि काजीरंगा यूनेस्को साइट में है और मानस भी यूनेस्को साइट है। और यूनेस्को साइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। अगर पिछली बार काजीरंगा पूछा है तो इस बार बिल्कुल चांसेस है कि मानस पूछ सकता है। मानस नेशनल पार्क भी कहाँ है? वो भी असम में। तो ये बात आपको याद रखनी। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे? चलिए बताइए। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। किससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे? आप सबको पता है कि महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसको पढ़ के ही महात्मा गांधी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद महात्मा गांधी और लियो टॉल्स्टॉय के बीच 1 साल तक पत्र व्यवहार चलता रहा। पहले पत्र चला करते थे, पहले मोबाइल फोन तो रहते नहीं थे, तो पहले पत्र व्यवहार चलता था। राजनीतिक चिंतन पे, धार्मिक चिंतन पे, इस पे इनके पत्र व्यवहार होता था। और महात्मा गांधी इतने प्रभावित थे कि साउथ अफ्रीका में जब वो थे, साउथ अफ्रीका में, तो वहां उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म भी खोला था। क्या खोला था? टॉल्स्टॉय फॉर्म खोला था। तो महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि टॉल्स्टॉय फॉर्म के नाम से अपने एक आश्रम का नाम रखा था उन्होंने। बेसिकली क्या किया था, महात्मा गांधी ने एक आश्रम खोला था साउथ अफ्रीका में जिसका नाम उन्होंने रखा था टॉल्स्टॉय फॉर्म। इतने ज्यादा प्रभावित थे। बताइए कि आपसे अगर वो इतना ज्यादा प्रभावित हो कि आपके नाम से वो कोई आश्रम खोले तो वो बड़ी बात हो जाती है ना। महात्मा गांधी किससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से। और इन्हीं के नाम पे उन्होंने क्या किया था, साउथ अफ्रीका में एक आश्रम खोला था और उस आश्रम का क्या नाम रखा था? टॉल्स्टॉय फॉर्म। क्या नाम रखा था? टॉल्स्टॉय फॉर्म। ठीक है, चलिए इस बार पूछ लेगा कि लियो टॉल्स्टॉय से सबसे ज्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी, तो उनके नाम से आश्रम कहाँ खोला था? कहाँ खोला था? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिए, बहुत ज्यादा घुमा के पूछता है, वही क्वेश्चन ही रिपीट करता है लेकिन घुमाता रहता है एग्जामिनर हर साल। तो पूछेगा कि टॉल्स्टॉय के नाम से कहाँ स्थापित किया था आश्रम? तो साउथ अफ्रीका में। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? बताइए। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? जलेबी, लड्डू, समोसे, रसगुल्ले, मावा जलेबी। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है वो कौन सी है मिठाई? मावा जलेबी। चलिए, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ये मुझे बताने की जरूरत है क्या आपको? ये इतना बड़ा नाम है नीरज चोपड़ा कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक, 2020 में टोक्यो ओलंपिक और 2024 में पेरिस ओलंपिक, इन दोनों में इन्होंने पदक हासिल किए हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 2024 के पेरिस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है। किसमें? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इस बार जेवलिन थ्रो नहीं पूछेगा, इस बार पूछेगा कि ऐसा कौन सा ओलंपिक था जिसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता।
अब आप कंफ्यूज होते रहिएगा कि कब हुआ था ओलंपिक, कब हुआ था, 24 वाला था कि 20 वाला था, तो 20 वाला कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था। क्लियर। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक। और अभी वाले में 2024 वाले में इन्होंने रजत पदक जीता है। पूछेगा ही पूछेगा ये सवाल, इस बार जैवलिन थ्रो नहीं पूछेगा, इस बार ये पूछेगा कि स्वर्ण पदक कब जीता, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और रजत पदक कब जीता, तो 2024 पेरिस ओलंपिक। क्लियर। चलिए, वास्को डी गामा किस देश का यात्री था, बताइए, बताना जरूरी है क्या ये कि वास्को डी गामा कहाँ का था, किस देश का था, किस देश का यात्री था। ऑप्शन है स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल, अमेरिका। बिल्कुल सही, पुर्तगाल का था। और भारत कब आया था, भारत आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था, पहला पुर्तगाली यात्री भारत आने वाला वास्को डी गामा ही था 1498 ईस्वी में। और इसी के आगमन से माना जाता है कि भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। और भारत आने वाली सबसे पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी, वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर। तो कब आया था वास्को डी गामा, 1498 में आया था। कहां से था, पुर्तगाल से। प्रागैतिहासिक काल का क्या मतलब होता है, बताइए। ये वर्ड पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है, प्राचीन ऐतिहासिक काल, वह अवधि जिसमें कोई लिखित ऐतिहासिक विवरण मौजूद ना हो, वह अवधि जिसमें लिखित ऐतिहासिक विवरण जिनका उपलब्ध हो, या नवाधुनिक काल। बताइए क्या कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो कहलाता है जिसका कोई लिखित विवरण, ऐतिहासिक विवरण मौजूद ना हो, जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद ना हो इतिहास में, लिखित रूप से उसके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कोई उससे रिलेटेड कोई कहानी नहीं है, वो होते हैं प्रागैतिहासिक काल वाली चीजें। वह अवधि जिसमें कोई लिखित, जिसके कोई ऐतिहासिक विवरण मौजूद नहीं है, रिटर्न, जिसके बारे में कोई विवरण नहीं किया गया है। ये आया हुआ सवाल कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, और टफेस्ट क्वेश्चन में है, टफेस्ट क्वेश्चन में आता है। प्रागैतिहासिक काल कौन सा ऐसा काल है जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है इतिहास में, उसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो वही कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। क्लियर। कौन क्या है प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई भी आज तक लिखित विवरण मौजूद नहीं, वही कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की व्याख्या व्यवस्था के अनुसार किन बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितनी एज तक के बच्चों के लिए था। आप सबको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो वही पूछा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, वो कितने आयु तक के बच्चों के लिए की गई थी, तो वो की गई थी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। लेकिन इस बार ये नहीं पूछेगा कि कितने साल के बच्चों के लिए की, इस बार पूछेगा कौन से संविधान संशोधन द्वारा बच्चों के लिए 6 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध की गई, तो वो था 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसी के द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करवाता है। दो सवाल बन सकते, एक कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कौन से संविधान संशोधन द्वारा आई, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए या 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, तो आर्टिकल 21A। कौन सा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, याद रखिए, पूछेगा सवाल। 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा एक नया आर्टिकल आया, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 21A आया। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, नगर निगम का अध्यक्ष बताइए कौन होता है, सरपंच होता है क्या, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की महापौर की चेयरमैन। नगर निगम का पूछा है, नगर निगम का मुख्य का अध्यक्ष होता है महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, महापौर होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो नगर आयुक्त के पास होती है, कार्यकारी शक्तियां नगर आयुक्त के पास होती है। लेकिन बेसिकली अगर नगर निगम के अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन है, महापौर होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव विधि द्वारा चुन के आता है। क्लियर। तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन है, महापौर। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। आप सबको पता है कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। बांग्लादेश ने की स्वतंत्र होने की घोषणा।
और उसके बाद फिर युद्ध शुरू हुआ था भारत और पाकिस्तान का। और भारत पाकिस्तान के युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के साथ। कौन सी डेट थी वो? 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के सामने। फिर वहीं से बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971, याद रखिएगा। 26 मार्च को बांग्लादेश ने स्वयं घोषणा की थी कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अब उसके बाद भारत ने समर्थन दे दिया बांग्लादेश को, भारत पाकिस्तान युद्ध चालू हो गया। भारत पाकिस्तान जब युद्ध चालू हुआ तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि भैया हम हार गए। उसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र वैसे ही बन गया। तो 1971 याद रखिए। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन से नए वर्ड जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए वर्ड जोड़े गए? आप सबको पता है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था। इसके द्वारा संविधान में 3 नए वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी। कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे? जल्दी बताइए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिए। तो पूछा गया है कौन सा नया वर्ड जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता, गुप्त विधान, गणतंत्र, गणराज्य या प्रभुता। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता उसी को कहा जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। लेकिन इस बार सिर्फ इतना नहीं पूछेगा, ये पूछ लेगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से नए 3 शब्द जोड़े गए। तो सिर्फ धर्मनिरपेक्षता जानना पर्याप्त नहीं है। जानिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। ये बात आप याद रखिए। चलिए, राष्ट्रीय प्रतीक के ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि सप्तमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। क्लियर? चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है? बताइए, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिकता, तामसिकता की सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर सांप्रदायिक विभाजन कर देना, या धार्मिक कट्टरता या नैतिकता। आप सबको पता है ना कि सांप्रदायिकता, हम सब बात करते हैं कि सांप्रदायिकता अच्छी नहीं, मतलब कि धर्म के आधार पर अगर हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ें, धर्म के आधार पर अगर हम एक दूसरे की से नफरत करें तो वो चीजें गलत है। वही कहलाती है सांप्रदायिकता कि धर्म के आधार पर सांप्रदायिक विभाजन, धर्मों का विभाजन कर दे। धर्म के आधार पर सांप्रदायिक रूप से लोग बट जाएं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, वही कहलाती है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या है? कि धर्म के आधार पर सांप्रदायिक विभाजन हो जाए कि हम इस धर्म के हैं, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। तो इस अलग अलग धर्म से बिलोंग करने के कारण सांप्रदायिक आधार पर विभाजित हो जाना, इसी का मतलब होता है सांप्रदायिकता। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता कितनी थी? 2011, जब तक 2027 की जनगणना नहीं हो जाती है, 2011 की जनगणना के आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 2011 की जनगणना से जो भी रिलेटेड आंकड़े हैं उनको जान के रखिएगा। और इसमें पूछा गया है महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत, महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन है 50%, 65%, 48%, 45%। कितने प्रतिशत थी साक्षरता? तो बेसिकली पहले तो जानते हैं भारत की साक्षरता कितनी थी। भारत की साक्षरता थी 74.0%। ये किसकी थी? ये पूरे भारत की साक्षरता थी। इस पिछली बार महिलाओं का पूछा था ना, हो सकता है इस बार भारत का पूछ ले कि भारत की टोटल साक्षरता दर कितनी थी। तो भारत की टोटल साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी थी? 82.14%। 82.14% पुरुष साक्षरता थी एवरेज। और उसमें महिलाओं की साक्षरता कितनी थी? महिलाओं की साक्षरता कितनी थी? 65.46%। याद रखिएगा कि अगर 2011 की जनगणना में पिछली बार महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत पूछा है तो हो सकता है इस बार ये पूछ ले कि 2011 की जनगणना में भारत की टोटल यानी कुल साक्षरता दर कितनी थी, कुल साक्षरता का प्रतिशत कितना था। तो टोटल साक्षरता का प्रतिशत कितना था? टोटल साक्षरता का दर प्रतिशत था 74.04%। ये कुल साक्षरता थी भारत की 74.04%, 74% के आसपास भारत की कुल साक्षरता थी।
इसमें से अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता 82% थी, जो ऑब्वियसली ज्यादा थी, और महिलाओं की साक्षरता 65.46 थी। तो हो सकता है इस बार इस सेगमेंट से क्वेश्चन आए। टोटल साक्षरता 74.04%, पुरुषों की 82.14 और महिलाओं की 65.46। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65%। क्लियर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65% महिलाओं की साक्षरता। और टोटल भारत की साक्षरता 74.04, पुरुषों की 82.14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? जल्दी बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, एवं बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सबको पता है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यूसी बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये बात याद रखिएगा। अगर पिछली बार सवाल आया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इस बार सवाल आएगा कि स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। इस बार ये सवाल आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। क्लियर? और स्थापना किसने की थी? संस्थापक किन्हें कहा जाता है? एओ ह्यू को। क्लियर? भारत के चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भारत में जो चुनाव की सबसे छोटी ग्राम स्तर में सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है ग्राम पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम स्तर पर पूछा गया है। ग्राम पंचायत किन लोगों से मिलकर बनती है? गांव के जो भी मतदाता हैं, जो भी मतदान करने के योग्य लोग हैं, उन्हीं से मिलकर बनती है ग्राम पंचायत। और ये ग्राम स्तर पर सबसे छोटी इकाई होती है। और आपको पता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों जैसी छोटी इकाइयों को भी अपने गांव स्तर पर चीजों को एग्जीक्यूट करने, अपने ग्राम स्तर पर सुधार करने की सुविधाएं दी गई। तो गांव स्तर की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाती है? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत किन लोगों का समूह होती है? गांव के वयस्क लोगों का, मतलब जो बेसिकली जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं गांव के, उन्हीं से मिलकर ग्राम पंचायत बनती है। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वां संविधान संशोधन 1992। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पंचायती राज से पिछली बार सवाल आया है, तो इस बार भी हो सकता है पूछ ले कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला। 73वां संविधान संशोधन 1992 याद रखिएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सी बात उसके बारे में सही नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? बोला है इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 स्थायी सदस्य होते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें आप सबको पता है 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? उन 5 स्थायी सदस्यों में से है यूएसए, रशिया। उन 5 स्थायी सदस्यों में से कौन है? अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 स्थायी सदस्य। ये 5 कौन से हैं? स्थायी सदस्य। कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, फ्रांस। ये 5 स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। और 10 स्थायी सदस्य हर 2 सालों में चुने जाते हैं, मतलब 2 सालों के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। 10 सदस्य हर साल नए आते हैं, 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन इसने बोला है नहीं वाला चुनना है कि क्या गलत है, मतलब सही नहीं। अगला है अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। तो क्या ये सही है? अभी मैंने बताया आपको कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, उसके अलावा जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, वो 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? मात्र 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इसने तो कहा है कि 5 वर्षों के लिए, ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। अगला देखते हैं, यह अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने का काम करता है। बिल्कुल करता है। आप सबको पता है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था 1947-48 में, तो यूएन के सहयोग से ही, यूएन के समर्थन के बाद ही, उसके समझाने के आधार पर ही इस युद्ध पे विराम की स्थिति बन पाई थी। तो ये शांति के बनाए रखने का काम करता है और युद्ध समाप्त करने हेतु राष्ट्रों से अपील भी करता है। बिल्कुल सही बात। तो नहीं पूछा था ना कि गलत क्या है,
गलत हो जाएगा कि अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अस्थायी सदस्य 10 होते हैं जो 2 सालों के लिए चुने जाते हैं, ना कि 5 सालों के लिए। ये बात याद रखिएगा, 5 साल लिखा है तो ये गलत लिखा है। क्लियर? चलिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना? जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो आपको मैं बता दूं कि माउंटबेटन के बाद, माउंटबेटन कब से कब तक है? 1947 से 48, जून 48 तक, जून 1948 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। कौन? माउंटबेटन। उसके बाद भारत के पहले और एकमात्र, भारत स्वतंत्र भारत के पहले, स्वतंत्रता के बाद पूछा है ना, स्वतंत्रता के बाद, लेकिन माउंटबेटन तो कब बन गए थे? पहले ही बन गए थे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद याद रखिएगा कि जब माउंटबेटन जून 2048 के बाद गवर्नर जनरल पद से हटे, उसके बाद भारत के पहले और भारत के अभी तक के एकमात्र गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। इनके बाद फिर कभी भी गवर्नर जनरल किसी को नहीं बनाया गया, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया गया था। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है कि जो माउंटबेटन थे, माउंटबेटन वो भारत में कब से कब तक गवर्नर जनरल के कार्यकाल पद पर रहे? तो याद रखिएगा कि जो माउंटबेटन थे वो 1947 से जून 1948 तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहे। उनके बाद भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले और भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। और इनके बाद फिर कोई गवर्नर जनरल नहीं बना। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया गया था कि अब कोई गवर्नर जनरल नहीं हो। तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल और एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। याद रखिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कौन शामिल नहीं था? बताइए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन एलिगेंट मूवमेंट, इसको नाम के नाम से भी जाना जाता था। नाम, शॉर्ट फॉर्म है इसका नाम। गुटनिरपेक्ष आंदोलन बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया जाता था, आपको सबको पता है कि जब दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई थी, मतलब एक जो ग्रुप था वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था और जो दूसरे देशों का ग्रुप था वो रशिया को सपोर्ट कर रहा था। उस समय भारत ने क्या चूज किया? भारत ने ये चूज किया कि ना हम रशिया के सपोर्ट में जाएंगे और ना हम अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसीलिए इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो कभी कभी सवाल आता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि जब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी उस समय भारत ने ये निश्चय किया कि ना तो वो अमेरिका के पक्ष में जाएगा, अमेरिका के जो समर्थन वाले देश है ना उनके गुट में शामिल होगा, ना तो रशिया के समर्थन में जाएगा। जो रशिया को ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं ना तो उनका पार्ट बनेगा, वो गुट निरपेक्ष रहेगा। और उसमें उनका समर्थन दिया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में 3 बहुत महत्वपूर्ण लोगों का योगदान था। वो कौन कौन से थे? हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेसे ब्रिंजो टीटो और अब्दुल नासिर, मिस्टर केके नासिर, इनका योगदान बहुत ज्यादा था। इन तीनों ने मिलकर नाम की स्थापना की थी। बेनजीर भुट्टो, क्योंकि नहीं पूछा है कि कौन शामिल नहीं था, तो बेनजीर भुट्टो शामिल नहीं थी, क्योंकि ये कौन थी? बेनजीर भुट्टो जो बाद में पाकिस्तान की पीएम भी बनी थी, ये शामिल नहीं थी। तो ये बात याद रखिएगा, पूछा गया है कौन शामिल नहीं था, नहीं पूछा गया है तो नहीं जो शामिल था वो बेनजीर भुट्टो शामिल नहीं थी। हो सकता है इस बार ये पूछ ले कि नाम की स्थापना में कौन कौन सा लोग शामिल थे, तो नाम की स्थापना में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे ब्रिंजो टीटो और नासिर जो मिस्र के थे, वो तीनों शामिल। याद रखिए। चलिए, भारत में किसी व्यक्ति को दी गई फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार किसके पास? आपको पता है कि भारत में अगर किसी व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है तो उसे कौन सा अधिकारी है जो क्षमा कर सकता है? बताइए, कौन है जो क्षमा कर सकता है किसी की फांसी को? न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के, कि प्रधानमंत्री, की राष्ट्रपति, की मानव अधिकार आयोग? बताइए किसके पास ये क्षमता है क्षमादान की? आप सबको पता है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत? इस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 72। पिछली बार पूछा था कि कौन क्षमा कर सकता है, तो राइट आंसर था राष्ट्रपति जी क्षमा कर सकते हैं। लेकिन इस बार तो पक्का ये पूछने वाला है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत? डेफिनेटली पूछेगा। तो याद रखिएगा कि किस आर्टिकल के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है उनको, तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त। क्लियर? फांसी की सजा को रद्द करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 72 के अंतर्गत।
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वही पूछा गया है कि कब प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी। आपके सामने ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 46, 15 अगस्त 48 या 26 जनवरी 1947। बताइए कब उन्होंने शपथ ली थी? बताइए हमारा देश कब आजाद हुआ? जब हमारा देश आजाद होगा तभी तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब से लेके 27 मई 1964 तक, जब तक जीवित रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। और लगभग कितने साल रहे हैं? लगभग 17 साल। 17 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और अभी तक प्रधानमंत्री के तौर पे सबसे ज्यादा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है। अगर अगली पंचवर्षीय में हमारे मोदी जी फिर वापस आते हैं तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। 17 सालों का जो रिकॉर्ड है कि 17 साल तक भारत के लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड, ये जवाहरलाल नेहरू जी का टूट जाएगा अगर अगली बार मोदी जी आते हैं। क्लियर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक थे? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, लगभग 17 साल तक इन्होंने शासन किया, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे रहे। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? बताइए। रोलेट एक्ट वही एक्ट है जिसको कहा जाता था बिना अपील बिना दलील का, बिना अपील और बिना दलील का एक्ट। मतलब इसके अंतर्गत किसी भी भारतीय, कब लगाया गया था? ब्रिटिशर्स के काल में लगाया गया था। इसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को, किसी भी व्यक्ति को कैद कर लिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था और उस पर कार्यवाही या उसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता था। जैसे अभी जो नियम है वो ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे कैद किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाता है। लेकिन जब रोलेट एक्ट पारित किया गया अंग्रेजों द्वारा तो उनके द्वारा ये नियम हुआ कि जब भी लोगों को इसके अंतर्गत कैद किया जाएगा, ये जेल में बंद किया जाएगा, तो ना उन पे कार्यवाही की जाएगी, ना उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और असीमित काल तक के लिए, जब तक अंग्रेज चाहेंगे, उन्हें बंदी बनाया जा सकता है। इसी वजह से इसे काला कानून भी कहते हैं। कौन सा कानून कहा गया? इसे काला कानून कहा गया। और इसी कानून के विरोध में ऊपर से जलियांवाला बाग, इसके विरोध में फिर गांधी जी ने चालू किया था सहयोग आंदोलन, फिर चालू हुआ था सहयोग आंदोलन। तो याद रखिएगा रूलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रूलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी को। इसे ही कहा जाता है बिना अपील और बिना दलील का कानून। ठीक है, चलिए पूछ सकता है कि किसे बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए कदम उठाया था? मतलब राजा राम मोहन राय जी का बेसिकली किस कुरीति को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान था, ये पूछा गया है। पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, सती प्रथा या विधवा पुनर्विवाह? बताइए। आप सबको पता है कि 1829 में विलियम बेंटिक के प्रयासों से, विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? सती प्रथा को समाप्त किया था। क्लियर? तो राजा राम मोहन राय जी का सबसे ज्यादा योगदान किसमें था? सती प्रथा को समाप्त करने में। लेकिन इस पिछली बार वो सती प्रथा पूछ चुका है, तो इस बार पूछेगा कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था भारत में जिसकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया? तो वो था बेंटिक, विलियम बेंटिक। कौन गवर्नर जनरल था उस समय? विलियम बेंटिक। और कब समाप्त किया? तो 1829 को समाप्त किया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? मतलब पुर्तगाली उपनिवेश अब गोवा होगा, पुर्तगालियों की जो उपनिवेश होगा जहां पुर्तगाली रहेंगे वो गोवा होगा। वो किसने बनाया था? कौन से पुर्तगाली अधिकारी ने बनाया था? आपको सबको पता है, एक अल्मोड़ा और एक अल्बुकर्क। ये दो ऐसे पुर्तगाली वायसराय अधिकारी मान लीजिए जिन्होंने भारत में आके पुर्तगालियों के लिए लड़ाइयां भी लड़ी, अंग्रेजों से भी लड़ाइयां लड़ी और उसके बाद कई सारे उपनिवेश भारत में बनाए। उसमें सबसे ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है अल्बुकर्क का, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने क्या किया था? उसने और आपको पता है कि गोवा भारत की आजादी के बाद तक भी भारत आजाद हो गया था 1947 में, और भारत की आजादी के बाद 1961 तक पुर्तगालियों का गोवा पे अधिकार था। और मैंने आपको बोला कमेंट करके बताइए आपकी कौन से ऑपरेशन के तहत और गोवा को आजाद कराया गया था भारतीय सेना द्वारा, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो गोवा को राजधानी किसने बनाई थी? गोवा को राजधानी अल्बुकर्क ने बनाई थी। 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से उसने गोवा को छीना। कभी कभी पूछ लेता है
कि अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना? तो 1510 में आदिल शाह से, बीजापुर का शासक था कौन? आदिल शाह, उससे गोवा को छीना था या गोवा को जीता था किसने? अल्बुकर्क ने। पिछले साल क्या सवाल था कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को किसने बनाया? तो गोवा को तो अल्बुकर्क ने बनाया, ठीक है, लेकिन पूछ लिया इस बार कि अल्बुकर्क ने गोवा किससे जीता था? तो अल्बुकर्क ने गोवा 1510 में आदिल शाह से जीता था। बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह, उससे जीता था और उसके बाद उसने उसे गोवा की राजधानी बनाई। ये भी पूछ सकता है कि गोवा में पुर्तगालियों का प्रभुत्व किस सन तक रहा था? तो वो 1961 तक रहा था, जब तक भारतीय सरकार ने एक ऑपरेशन द्वारा, ऑपरेशन का नाम आप बताएंगे, उस ऑपरेशन द्वारा 1961 में गोवा पर अपना आधिपत्य नहीं स्थापित कर दिया। क्लियर? तो गोवा को किसने राजधानी बनाई थी? पुर्तगालियों का हब बनाया था अल्बुकर्क ने। अगला सवाल है, अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में नमक आयात शुल्क कब हटाया गया? नमक पर आयात शुल्क, याद रखिएगा, नमक कर अलग है, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला वो अलग चीज है, वो यहाँ पे रिलेट नहीं करता उससे। नमक पर आयात शुल्क हटा दिया था, मतलब नमक को आयात करने के लिए जो बॉर्डर पे शुल्क लगते हैं ना, आयात और निर्यात के शुल्क, तो अंग्रेजी सरकार द्वारा कब समाप्त किया था? 1880 में समाप्त किया गया था, शायद चर्चिल था उस समय, तो उस समय 1880 में समाप्त किया गया था। तो याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है कि आयात शुल्क कब हटाया गया था? तो आयात शुल्क नमक पर हटाया गया था 1880 में, कि भारत जब बाहर से कोई नमक भारत में एंटर करेगा तो उस समय भारत पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। वो कब? 1880। याद रखिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? बताइए। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पूछा कहाँ से हुई थी, बताइए। ऑप्शन है पटना, बक्सर, मेरठ, झांसी। तो आप सबको पता है कि 10 मई का दिन आप सबको याद होगा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन आता है। 10 मई 1857 को, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, और डेट क्या थी? 10 मई 1857। क्लियर? चलिए, मनुष्य द्वारा पालतू बनाया जाने वाला पहला पशु कौन सा था? मनुष्य द्वारा पालतू बनाया जाने वाला पहला पशु, आप सबको पता है कि आज भी घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, चाहे वो जर्मन शेफर्ड की प्रजाति होने लगी हो, अब चाहे कोई प्रजाति होने लगी हो, लेकिन कुत्ते पाले जाते थे। उसके दो कारण होते थे। कुत्ता जो मनुष्य के शिकार में, पहले आप सबको पता है मनुष्य शिकार करके अपना भोजन किया करता था, तो शिकार में कुत्ते उनकी सहायता किया करते थे। कुत्ते उनके एक सहपाठी के रूप में भी होते थे, मतलब साथ रहने वाले, कि साथ में कोई व्यक्ति है उसके समान ही कुत्ते उनके साथ रहा करते थे। दूसरा, कुत्ते की वफादारी आप सबको फेमस है, तो इस वजह से पहला पशु कौन था पालतू? ये आया हुआ क्वेश्चन है बिहार में कि पालतू बनाया जाने वाला पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। उसके कई सारे रीजन बताए जाते हैं कि जब आदमी शिकार करके अपना भोजन प्राप्त किया करता था तो उसमें कुत्ते उनकी सहायता किया करते थे। एक साथ में रहने के लिए भी कुत्ता एक वफादार प्राणी के रूप में मनुष्य के उपयोग होता था। मुगल काल के पतन की शुरुआत कब हुई? मुगल काल का पतन कब से शुरू हुआ? आप सबको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी। और कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई है, वैसे ही मुगल काल का पतन शुरू हो गया है। और कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद से ही शुरू हो जाता है मॉडर्न इंडिया। तो पूछा क्या है, मुगल काल की पतन की शुरुआत किस काल से हुई? तो आधुनिक काल से पतन की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि औरंगजेब के बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए, चाहे वो बहादुर शाह जफर फर्स्ट हो, चाहे वो फर्रुख शेर हो, मोहम्मद शाह रंगीला हो, ये सारे लोग, इन्होंने मुगल साम्राज्य को सही तरीके से ये नहीं चला पाए। बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं थी उनके साम्राज्य में। तो कहा जाता है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद से ही मॉडर्न इंडिया, आधुनिक काल शुरू हो जाता है। और उसी आधुनिक काल की शुरुआत से ही माना जाता है कि मुगल काल का पतन शुरू हो गया। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, और उसी की मृत्यु के साथ ही मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आप सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट है ही कब मनाया जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी?
और ये पूछेगा इस बार, ये डेफिनेटली पूछेगा। अगर पिछले साल ये सवाल आया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इस बार पूछा जाएगा कि 2025 की थीम क्या थी विश्व पर्यावरण दिवस की। इस बार की थीम थी एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि अगर पिछली बार ये सवाल आया था पर्यावरण दिवस से, तो इस बार भी ये पूछेगा कि 2025 की पर्यावरण की थीम क्या थी। तो एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम थी। क्या थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम? एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना। एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन 2025 की थीम थी, याद रखिएगा, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं? बताइए, प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं। प्राकृतिक नेचुरल इन्वायरमेंट का घटक नहीं। हवा नेचुरल है या नहीं? बिल्कुल है। वन नेचुरल है या नहीं? पौधे अपने से उगते हैं या नहीं? जल वाटर के रिसोर्सेज नेचुरल है या नहीं? बिल्कुल है। लेकिन बांध इंसान बनाता है। बांध कौन बनाता है? इंसान बनाता है। नहीं पूछा, नहीं, राइट आंसर हो जाएगा बांध। क्लियर? चलो, पृथ्वी के प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों के आपसी संबंधों को क्या कहा जाता है? मतलब जो प्राकृतिक घटक हैं और जो मानव निर्मित घटक हैं। आप सबको पता है कि पृथ्वी में कुछ जैविक घटक पाए जाते हैं और कुछ अजैविक घटक पाए जाते हैं। जो जैविक घटक हैं वो प्राकृतिक होते हैं और जो अजैविक घटक है वो मानव बनाता है, जैसे बांध है और सारी चीजें, उनके बीच जो संबंध होता है वही कहलाती है हमारी पारिस्थितिकी। वो क्या कहलाती है? हमारी पारिस्थितिकी। मतलब बेसिकली ये हमारा पर्यावरण, ये हमारा पर्यावरण है। इसमें कुछ जैविक घटक हैं। उन जैविक घटकों में शामिल है पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, और कुछ अजैविक घटक हैं। उन अजैविक घटकों में क्या शामिल है? जैसे पर्वत, पठार, ये सारी चीजें अजैविक घटकों में शामिल है। इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो संबंध होता है, या जैविक और अजैविक घटकों का जो अध्ययन होता है, उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी। उसे क्या कहा जाता है? उन्हीं के आपसी संबंधों को, उन्हीं के आपसी संबंधों को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। जैविक और अजैविक घटकों के आपसी संबंधों को पारिस्थितिकी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। रेतीली टीले का निर्माण कैसे होता है? आप सबको पता है कि रेगिस्तान वाला जो एरिया है, रेतीला टीला, रेत कहाँ पाई जाती है? रेत कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान वाले एरिया में। रेगिस्तान वाला जो एरिया होता है वहां हवाएं चलती हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं। वो हवाएं क्या करती हैं? जो रेत होता है उसको उड़ाती चलती है, रेत को उड़ाती है और एक जगह जाके उसे ऐसे एक जगह उसे डंप करती चली जाती है। जैसे रेगिस्तान में रेत है, इमेजिन करिए, हवाएं चल रही हैं, वो हवाएं रेत को उड़ाती चलती जाती है और एक जगह डंप करती जाती है। तो ऐसे एक तरह के रेतीले टीलों का निर्माण होता चला जाता है रेगिस्तान में। तो रेतीले टीलों का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? बताइए, नदी द्वारा, पवन द्वारा, नहरों द्वारा, तटबंध द्वारा? हवाओं द्वारा, बिल्कुल सही। क्योंकि रेगिस्तान में शुष्क हवाएं चलती हैं, वही शुष्क हवाएं उड़ाती लेके चलती जाती है किसे? रेत को, और रेत उड़ के एक जगह डंप होती चली जाती है और वहीं बन जाता है रेतीले टीले। ज्वालामुखी का मुख किसे कहते हैं? बताइए, ज्वालामुखी का मुख किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी का मुख कहा जाता है क्रेटर। ये ज्वालामुखी है, यहां से आप सबको पता है क्या होता है? यहां से होता है उद्गार, यहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है और इसी को कहा जाता है क्रेटर। जहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है उसी को कहा जाता है क्रेटर। तो पूछा है ज्वालामुखी का मुख किसे कहते हैं? यही होता है मुख, क्योंकि यहीं से उद्गार हो रहा है, ये मुख है, यहीं से उद्गार हो रहा है, तो इसी को कहते हैं क्रेटर। ये बात याद रखिए, ज्वालामुखी का मुख किसे कहते हैं? क्रेटर को बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः प्राप्ति योग्य नहीं है, यानी कि रिन्यूएबल नहीं है? पुनः प्राप्ति योग्य नहीं है, उसे रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता। आप बताइए, सूरज है, जल है, पानी है, हवा है, ये सब रीयूज हो सकते हैं क्योंकि ये प्रकृति ने हमें दिए। लेकिन आप सबको पता है कि जो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सारी चीजें पृथ्वी पर जो जैविक अपघटक होते हैं, ये पृथ्वी पर दब जाते हैं। फिर ये कई लाखों सालों बाद जब ये पृथ्वी तल पर दबे रहते हैं, उसके बाद प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है, उसके बाद पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो जो इनके निर्माण की प्रगति है ना, वो बहुत ज्यादा लाखों सालों में बनते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीमित मात्रा में होते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, वो सीमित मात्रा में नहीं है, वो प्रकृति ने हमें पर्याप्त मात्रा में दिए हैं। तो ये जो पेट्रोलियम है, ये प्राकृतिक गैस है, ये रिन्यूएबल नहीं होगी क्योंकि ये सीमित मात्रा में। तो वही पूछा है कि रिन्यूएबल कौन सी नहीं है जो पुनः प्राप्ति के योग्य नहीं? तो सौर ऊर्जा तो है भाई, सूरज से हमें सौर ऊर्जा मिल जाएगी। दूसरा, वन्य प्राणी भी हमें
मिल ही जाएंगे प्रजनन द्वारा। वन वन भी अगर हम फॉरेस्टेशन करेंगे तो वन भी हमें मिल जाएगा, लेकिन जो लौह अयस्क है वो हमें नहीं मिलेगा। तो पुनः प्राप्ति योग नहीं है पूछा था, पुनः प्राप्ति योग क्या नहीं हो जाएगा, लौह अयस्क नहीं हो जाएगा, और कोयला पेट्रोलियम ये सारी चीजें ये भी नहीं। भारत के पश्चिमी तट पर किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आप सबको पता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की, बताइए। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। भारत की सबसे ज्यादा पश्चिमी तट पर पूछा है, सबसे लंबी तट रेखा कहाँ की? सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर की तट रेखा है गुजरात की। तो कभी सवाल अगर आ जाएगा पश्चिमी तट पर पूछा है तो, और वैसे भी भारत की ओवरऑल सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की 1600 किलोमीटर की है लगभग, तो याद रखिएगा। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन रिन्यूएबल नहीं है, जो अभी मैंने आपको बताया? रिन्यूएबल नहीं है, पुनः प्राप्त की योग्य नहीं है, सीमित मात्रा में है। तो मैंने कहा सौर ऊर्जा तो है भाई, सूरज से मिल जाएगी, पानी भी है, वन भी है, फॉरेस्टेशन करेंगे मिल जाएगा। लेकिन प्राकृतिक गैस को मैंने बताया कि ये पृथ्वी पर जो भी कीड़े मकोड़े दब जाते हैं वो कई लाखों सालों बाद वो अपघटित होके फिर इनका लाखों सालों बाद निर्माण होता है प्राकृतिक गैस का। और ये किस मात्रा में? ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं। कैसे उपलब्ध होते हैं? ये सीमित मात्रा में ही होते हैं, इस कारण इनका इन्हें रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता। ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं है या नवीनीकरण स्रोत नहीं, ठीक है। और बाकी सौर ऊर्जा, पानी, वन ये सब तो नवीनीकरण है, इनका दोबारा यूज हो सकता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। भूगर्भ विज्ञान, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी या सुनामी? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। जब भूकंप की तीव्रता नापते हैं उसके लिए कौन सा स्केल का उपयोग होता है? भूकंप से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप से संबंधित अध्ययन। तो ये बात आप याद रखिएगा। भूकंप से संबंधित अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी निक्षेपण क्रिया द्वारा बनी भूरचना है? नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनी भूरचना है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो नदी है वो अपना जो गाद वगैरह लेके जाती है अपने बहाव के साथ, वो एक जगह यहाँ पे निक्षेपित करती चली जाती है। यहाँ पे जैसे ये नदी बह रही है, मान लीजिए कोई गंगा नदी, ये गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी के पास सहायक नदियां भी आ रही है, ये सहायक नदियां अपने साथ गाद इकट्ठा करके लेके आ रही है, गंगा नदी भी अपनी गाद लेके आ रही है, ये यहाँ पे जाके कोने में ये पूरी गाद इकट्ठा हो रही है, और यही हो जाता है सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र, और इसे कहते हैं डेल्टा। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? डेल्टा। जब कोई भी नदी बहाव के साथ बहती है तो वो अपने साथ कई सारे गाद, मिट्टी, कंकड़ ये सब लेके बहती है, और ये जाते जाते एक जगह पर ये सारी चीजें यहाँ पे अपनी एक पूरी गाद इकट्ठा कर देती है, और यही कहलाता है डेल्टा। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, ये भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। क्यों उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है? क्योंकि जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे यहाँ पे एकत्रित हुए माने जाते हैं। क्या बोला गया है? नदी की निक्षेपण द्वारा। नदी बहती है, नदी बहती चली जाती है, बहती चली जाती है, और एक जगह पर सारी चीजें यहाँ निक्षेपित कर देती है। निक्षेपण हो जाए, निक्षेपित कर देती, उससे बन जाता है डेल्टा। और आपको पता है कि सुंदरवन का डेल्टा भारत का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र भी, तो याद रखिए। पृथ्वी के जैविक अजैविक घटकों के बीच के संबंध का अध्ययन, अभी मैंने बताया कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच का अध्ययन किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अभी पिछली बार आया था कि जो जैविक घटक है और अजैविक घटकों का जो आपसी संबंध है वो क्या कहलाता है? वो पारिस्थितिकी कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय पूछा है। विश्व व्यापार संगठन क्या काम करता है? भारत की जो मतलब विश्व के जो देश है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, वहां व्यापार कैसे होगा, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा, उसकी बात करता है WTO। और इसकी स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये बात आप याद रखिएगा कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस निश्चित करता है कि देश आपस में कैसे व्यापार करेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। क्लियर?
भारतीय खिलाड़ी कौन से रहे हैं जिन्हें 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, जो राज्यसभा के सदस्य बने थे। आप सबको पता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। आप सबको पता है राज्यसभा कौन से आर्टिकल में? राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, संसद 79 में है और लोकसभा 81 में। ठीक है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करते हैं? 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। आप सबको पता है जो समाज सेवा, स्पोर्ट्स, इन सारी चीजों से आते हैं, कला के क्षेत्र से लोग आते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग एरिया से आते हैं, तो 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। तो पूछा गया है कि 2012 में राज्यसभा में किस खिलाड़ी को मनोनीत किया गया था? तो आप सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए 2012 में सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किया गया था। उस समय शायद हामिद अंसारी जी थे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के पद पे, हाँ शायद, या उस समय उपराष्ट्रपति। कैसे बताइए, मुझे भी इस चीज का मुझे भी जानना है कि जब 2012 में सचिन तेंदुलकर जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये बताइए आप। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? जल्दी बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आप सबको पता है, कल्पना चावला। और क्यों भारतीय थी भाई? ये कहां से बिलोंग करती? ये हरियाणा के करनाल से बिलोंग करती। कहां से बिलोंग करती हैं? करनाल, हरियाणा से बिलोंग करती हैं कल्पना चावला जी। आप सबको पता है कि ये नासा के मिशन पर गई थी। कब गई थी? 1997। कब गई थी नासा के मिशन पे? 1997 में गई थी। और वापस आते टाइम इनके कुछ उसमें क्रू में कुछ खराबी आ गई थी रॉकेट में, उसके बाद शहीद हो गए थे इनके और इनके जो बाकी मेंबर्स थे साथ में। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन? कल्पना चावला। कहां से बिलोंग करती है? हरियाणा के करनाल से बिलोंग करती है। सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती पुरस्कार, याद रखिए। सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य और लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती पुरस्कार। लंदन में ओलंपिक्स हुए थे 2012 में, भारत द्वारा कितने पदक जीते गए? ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक और 2024 का पेरिस ओलंपिक, क्योंकि ये क्वेश्चन तब का है जब ये क्वेश्चन आया हुआ था बिहार के एग्जाम में, तब ये ओलंपिक हुए रहे होंगे। इसके पहले जो भी पेपर हुए होंगे उससे पहले सिर्फ यही ओलंपिक रहा होगा, लेकिन अब ओलंपिक्स हो चुके हैं। 2020 का भी हो चुका है और 2024 का पेरिस ओलंपिक भी हो चुका है। उससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद करने हैं, कितने पदक जीते, किसने किसने पदक जीते। तो 2012 के लंदन ओलंपिक्स में टोटल 6 पदक जीते गए थे, ये उस समय का राइट आंसर। अब टोक्यो और पेरिस के बारे में आप पढ़ेंगे। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार पैर कब रखा? आप सबको पता है 20 जुलाई 1969 का वो दिन, 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन। क्या मिशन का नाम था? अपोलो 11 मिशन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार पैर कब रखा? भारत ने नहीं पूछा है, किसी भी मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार कदम कब रखा था? तो ये दिन था 20 जुलाई 1969 का, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। और किस मिशन के तहत रखा था? तो अपोलो 11 मिशन के तहत रखा था। ये बात याद रखिए। तो चंद्रमा पर पहली बार क्या पैर मनुष्य ने कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को रखा था। किसने रखा था? कौन से, हो सकता है इस बार पूछ ले कि चंद्रमा पर, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में बना रहता है स्पेस मिशन कि चंद्रमा पर पहली बार कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। किस मिशन के तहत रखा था? तो अपोलो 11 मिशन के तहत रखा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? आप सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो दिल्ली सल्तनत की में गुलाम वंश सबसे पहले आया। और गुलाम वंश का शासन कब से कब तक था? 1206 से लगभग 1290 तक था। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप सबको पता है ना कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश आया था। जब गुलाम वंश सबसे पहले आया था तो और गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक।
2022-23 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी? ये तब का डाटा है जब ये सवाल आया था। 2024 में पेपर हुआ रहा होगा, 2025 में पेपर हुआ रहा होगा, तो उसने पूछ लिया उठा के कि 2022-23 की जो अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर थी वो कितनी थी, अनुमानित जीडीपी। लेकिन आपके लिए कब का डाटा इंपॉर्टेंट है? आपके लिए अभी का डाटा इंपॉर्टेंट है कि 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी है अनुमानित, तो वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। उस समय 22-23 में ये 6.0 से 6.8% तक थी। कब? 2022-23 में। लेकिन आपके लिए अब 24-25 का डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? बताइए। जैन धर्म की पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में है? ये आपका होमवर्क। अभी होमवर्क नहीं दिया था ना मैंने अभी आपको, ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जैन धर्म की जो प्रमुख पुस्तक है कल्पसूत्र, उसकी भाषा क्या है, वो किस भाषा में लिखी गई है। ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी कर लीजिए। मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आप सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक शहर माना गया है मोहनजोदड़ो। उसका सबसे बड़ा भवन किसे माना गया है? उसका सबसे बड़ा भवन माना गया है एक विशाल अन्नागार। बेसिकली जहां पे अन्न को रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन माना गया है, विशाल अन्नागार। तो वही क्या है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कोई नहीं पढ़ पाया है। वो एक चित्रात्मक लिपि थी, चित्रों के माध्यम से वो आपस में एक दूसरे से बात करते थे, और उस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो वो कैसी लिपि थी? वो चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी वो? चित्रात्मक लिपि है, जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक। क्लियर? बंगाल का पहला नवाब कौन था? जल्दी बताइए। बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां, सिराजुद्दौला, निजामुल मुल्क, अलीवर्दी खां। बताइए। बंगाल का पहला नवाब बिल्कुल सही, मुर्शीद कुली खां। और इसे ही श्रेय जाता है बंगाल की स्थापना। बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित जब हुआ तो उसकी स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खां ने ही की थी। तो बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। प्लासी का युद्ध कब हुआ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का। प्लासी का युद्ध बताइए। 13 जून 1757, 23 जून, 25 जून, 15 जून। कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? क्लाइव लड़ रहा था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और जीत किसकी हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब क्लाइव की। चलिए, अगला है बक्सर का युद्ध। आप सबको पता है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ठीक है। अब आता है बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? बक्सर का युद्ध बेसिकली भारत की ओर से 3 सेनाएं मिलकर लड़ी थी, अवध की, बंगाल की और मुगल बादशाह। मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड, बंगाल का नवाब उस समय था मीर कासिम, और अवध से सुजाउद्दौला। इन तीनों की सेनाएं एक साथ मिलकर लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? अंग्रेजों के बीच। एक थे अंग्रेज एक साइड, और दूसरे साइड कौन था? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, ये तीन। ये एक साइड थी अंग्रेजों की सेना, ये, और अंग्रेजों की ये मीर कासिम बंगाल से लड़ रहा था। शाह आलम द्वितीय कौन सा था? मुगल सम्राट था। और सुजाउद्दौला कौन था? अवध का नवाब था। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अंग्रेजों के बीच और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला मिलकर लड़ी थी। बंगाल, अवध और मुगल बादशाह, इन तीनों की सेना मिलकर लड़ी थी, लेकिन ये हार गई थी फिर भी। और इसी बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी इलाहाबाद की संधि 1765। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्लियर? चलिए, बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? मैंने अभी बताया कि बंगाल से कौन था? मीर कासिम, अवध से कौन था? सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड। मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड। तो वही पूछा है कि जो बक्सर का युद्ध था उसमें मुगल शासक कौन था? तो उसमें मुगल शासक था शाह आलम सेकंड। भारत आने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी, मैंने आपको जब वास्को डी गामा पढ़ाया तो मैंने बताया था कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नागरिक था। और यहीं से माना जाता है कि भारत आने वाली पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थी भारत सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1498 ईस्वी में।
1498 ईस्वी में आने वाली थी। कौन? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी बताइए? ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली किसके लिए थी? हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभाव को स्थापित करने के लिए। ब्लू वाटर पॉलिसी की किस लिए लाई गई थी? कि जो हिंद महासागर का जो रीजन है उसमें पुर्तगाली प्रभाव रहे, मतलब जो समुद्र में जिसकी सेनाएं, समुद्र में जिसके पास पोर्ट का ज्यादा अधिकार रहेगा, जिसकी नौसेना जो है वो ज्यादा मजबूत रहेगी, तो उसी के लिए लाई गई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला व्यक्ति था। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक अल्मेडा और एक अल्बुकर्क। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा की थी। क्लियर? ये किस लिए लाई गई थी ब्लू वाटर पॉलिसी? तो हिंद महासागर के क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आप सबको पता है ये बात। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? कौन थी इंग्लैंड की महारानी? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम थी। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था भारत जाने का। और उस समय भारत में किसका शासन था? उस समय भारत में अकबर का शासन हुआ करता था। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। और भारत में उस समय किसका शासन था? अकबर का शासन। चलिए, निम्नलिखित में से ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच प्राचीन तक्षशिला स्थित है? कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जिनके बीच तक्षशिला स्थित है? तक्षशिला बिहार का एक बहुत बड़ा फेमस प्लेस है। ये किन दो नदियों के बीच है? तो ये सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो तक्षशिला है वो किन दो नदियों के बीच है? तो वो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच स्थित है। क्लियर? ये पिछले साल आया हुआ सवाल है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको मुझे बस इतना कहना है कि ये जो भी सीरीज मैंने बताई, मैंने सिर्फ आंसर्स नहीं करवाए, मैंने ये भी करवाया है कि अगर इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर पंजाब की, पिछली बार ये सवाल आया है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था, तो लाला लाजपत राय जी को। तो मैंने ये भी बताया है इस बार की लाला लाजपत राय जी की बुक का क्या नाम है? अनहैप्पी इंडिया। अगर आया है पिछली बार की WTO की स्थापना कहाँ हुई है या WTO का मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन आया था पिछले साल कि जेनेवा में है। तो मैंने ये भी बताया है कि WTO की स्थापना कब हुई, WTO का फुल फॉर्म क्या है, WTO की स्थापना का उद्देश्य क्या है। क्यों? क्योंकि इससे भी सवाल आने के इस बार चांसेस है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पिछली बार आया है वही एज इट इज उठा दे, उसे घुमा के भी 7-8 क्वेश्चन दे सकता है। तो हर एक चीज को बारीकी से बिल्कुल मैंने आपको बताया है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार पुलिस के लिए। तो आपके जो भी दोस्त बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स बिहार पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा। उससे उन्हें इतना ही फायदा होने वाला है कि उनके बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में उन्हें देखने मिलेंगे वो प्रिपेयर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होता है कि ये राइट आंसर होगा या तो ये वाली सीरीज देख लेने से उनके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो जो सीरियस मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में वो नहीं। तो बस यही था। आप सबने कहा था कि बिहार, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, आप कमेंट सेक्शन में जाके पढ़िएगा कि बिहार पुलिस के लिए सीरीज ला दीजिए, बिहार पुलिस के लिए सीरीज कर दीजिए। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। और हाँ, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में आप कहेंगे तो ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी कि आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो लाई जाए, और अगर नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर इसके बाद ये सीरीज नहीं कंटिन्यू। तो बस मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और जल्दी सफलता को प्राप्त करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और ज्योग्राफी की सीरीज चल ही रही है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बाद अब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट उसमें कवर करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।